इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें कहाँ से शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले बात तो ये कि जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर हम बात करें हमारी इंडियन इकनॉमी की, तो हमारी इंडियन इकनॉमी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम था, और जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी इकनॉमी स्टेगनेंट इकनॉमी थी। स्टेगनेंट इकनॉमी का बेसिकली मतलब ये कि जो हमारा ग्रोथ था वो बहुत स्लो था या रुका हुआ था, ठीक है ना। अब वो ऐसा क्यों हुआ? ऑब्वियसली कॉलोनियल रूल जो चल रहा था उसकी वजह से। तो एक छोटा सा पॉइंट है कि कॉलोनियल रूल क्या होता है। कॉलोनियल रूल बेसिकली एक सिस्टम होता है ऐसा जिसमें एक रूलिंग कंट्री होती है, ठीक है ना, यानी कि जो रूल करती है, और दूसरी कंट्री उसकी कॉलोनी होती है। तो जितनी भी पॉलिसियाँ रूलिंग कंट्री बनाता है वो उसकी कॉलोनी को फॉलो करना पड़ता है। तो वो आपको जैसे पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो रूलिंग कंट्री थे और हमारा कंट्री जो है वो कॉलोनी था उसका। तो इस सिस्टम को बोल देते थे कॉलोनियल सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इकनॉमी को एक्सप्लॉइट करा, ठीक है ना। तो अब जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकनॉमी के क्या फ़ीचर्स थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला मेन फीचर तो ये कि हमारा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का या लाइवलीहुड का सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 85% जो हमारी लोग थे या इकनॉमी थे वो एग्रीकल्चर पर निर्भर करते थे। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा या सबसे कह सकते हैं मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो एग्रीकल्चर था। एक फ़ीचर ये हो गया। इसके बाद दूसरा फीचर ये कि जो फार्मर्स थे वो जो भी क्रॉप्स उगाया करते थे वो मेनली बेचने के पर्पज़ से नहीं उगाते थे, वो उगाते थे अपने ही सिर्फ यूज़ करने के लिए। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एग्रीकल्चर ज़्यादा हुआ करता था। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, एक टर्मिनोलॉजी होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है ना। तो बेसिकली हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा करते थे, कमर्शियल फार्मिंग तब तक कुछ ऐसा थी नहीं। इसके अलावा तीसरा फीचर ये कि हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी। ऑब्वियसली बाद में वो डिस्ट्रॉय कर दी ब्रिटिशर्स ने, वो जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो काफ़ी अच्छा था। और चौथा ये कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, जैसा कि आप जानते हो, और हमारी इकनॉमी बहुत ही सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्पेरस इकनॉमी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो ये मतलब कुछ फीचर्स ऐसे थे जो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे हुआ करते थे। अब इसमें हम अगर वन बाय वन कुछ सेक्टर्स की स्पेसिफिकली बात करें, तो जैसे हम पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर कवर करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। जैसे सबसे पहला करेक्टरिस्टिक था, आपने सुना होगा, ज़मींदारी सिस्टम, है ना। ज़मींदारी सिस्टम या लैंड टेन्योर सिस्टम, इसमें क्या होता था कि जो भी हमारे कह लो जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें एक टैक्स कलेक्ट करना होता था। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, ज़मींदार्स को अपॉइंट करा और ज़मींदार्स को बोला कि आप हर महीने की किसी भी फिक्स तारीख को हमें टैक्स देना। अब ज़मींदार जो होते थे उनके पास सारा कंट्रोल होता था ज़मीन का, तो वो फार्मर्स से उस पर कल्टीवेशन करवाते थे, क्रॉप्स उगाते थे और फार्मर्स को बोलते थे कि आप वो सारा क्रॉप हमें दे दो लगान के फॉर्म पे। तो बेसिकली इस सिस्टम को हम ज़मींदारी सिस्टम बोला करते थे। तो ऑब्वियसली इसमें जो हमारे फार्मर्स थे उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, और ज़मींदार जो थे वो एक अच्छा मतलब हैंडसम अमाउंट कमाया करते थे, लग्जरी लाइफ जिया करते थे, और जो एक्चुअल टिलर्स थे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था बेसिकली। दूसरा फीचर था कमर्शलाइजेशन। अब ब्रिटिशर्स ने हमारे फार्मर्स को क्या फोर्स करा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स उगाओ, है ना। कैश क्रॉप्स का मतलब ऐसी क्रॉप्स हो गई जिन्हें हम बाज़ार में आसानी से बेच सकते हैं। तो फार्मर्स जो हैं वो फिर धीरे धीरे कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे, ताकि जो भी क्रॉप्स इंडिया में फार्मर्स उगाएं उन्हें ब्रिटिशर्स यूज़ कर सके रॉ मटेरियल के तौर पर अपनी इंडस्ट्री में। तो बेसिकली ये पॉइंट आगे भी आएगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे सामान को रॉ मटेरियल की तरह बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो हम लोग एक्सपोर्टर बन गए थे ऑफ रॉ मटेरियल। तो कमर्शलाइजेशन था। और तीसरी चीज़ ये कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं लो प्रोडक्टिविटी थी। अब उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी। फॉलोइंग रीजंस हैं। लो प्रोडक्टिविटी होने के रीज़न ये थे कि एक तो हमारे पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, मतलब पानी टाइम से नहीं दे सकते थे, दिक्कत थी। रेन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी कि बारिश अच्छी हो गई तो फसल हो गई, बारिश अच्छी नहीं हुई तो फिर नहीं होगा।
इसके अलावा हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे या नहीं कर पाते थे किसान, क्योंकि उनके पास इतने फंड्स नहीं होते थे, इतना पैसा नहीं होता था। और टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत पुअर होती थी या लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे फार्मर्स, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी कम रहती थी। फर्टिलाइज़र्स का भी बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में। और चौथा फीचर अगर हम कहें एग्रीकल्चर के अंदर, वो था हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी याद रखना है आपको, पॉइंट अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस था वो किस पर था, रेनफॉल पर था। अच्छी रेनफॉल हो गई तो अच्छा इरिगेशन हो जाएगा, रेनफॉल नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली ये 4 फीचर्स हुआ करते थे। फिर अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हम कह सकते हैं कि इसमें 2 मेन चीज़ें थी। एक था कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, है ना, डीके हो गई वो। और जो मॉडर्न इंडस्ट्री भी थी उसका जो ग्रोथ था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो एक तरफ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया और दूसरी तरफ मॉडर्न इंडस्ट्रियाँ जो थी वो बहुत स्लो ग्रो कर रही थी। तो अब ब्रिटिशर्स ने ये सब चीज़ें कैसे करी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को मतलब कैसे तबाह करा, उसके कुछ टैक्टिक्स थे। जैसे पहला पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब ये होता है कि भेदभाव करना। तो ब्रिटिशर्स देखो कितने चालू थे, जो हमारे देश से रॉ मटेरियल वो अपने यहाँ ले जाते थे वो तो उन्होंने फ्री कर रखे थे, मतलब कि उस पर तो कोई टैक्स नहीं था, है ना, फ्री एक्सपोर्ट कर रहे थे। और जो भी वो ब्रिटेन वाले अपने गुड्स इंडिया में बेचते थे उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगा रखा था, वो भी फ्री इंपोर्ट कर रखे थे। लेकिन अगर मान लो कोई हमारा हैंडीक्राफ्ट वाला इंडस्ट्री वाला व्यक्ति बाहर गुड्स बेचेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा रखी थी। तो ये उनका एक तरह से भेदभाव हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, की हमारे गुड्स पर बहुत ज़्यादा बाहर बेचने पर टैक्स लगा दिया, लेकिन अपने यहाँ ले जाएं या अपने गुड्स हमें बेचें तो वो फ्री कर रखे थे। तो ये उनकी टैक्टिक्स थी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह करने की। दूसरा उन्होंने क्या चालाकी करी कि वो अपने ब्रिटेन के जो मशीन से बने हुए गुड्स थे वो सस्ते दामों में इंडिया में बेचना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब जैसे कोई आपको बोले कि कोई अच्छी सी शर्ट आपको बाहर से मिल रही है वो भी 100 रुपये में, और इंडिया में बनी हुई हाथ से बुनी हुई शर्ट आपको मिल रही है 500 रुपये में, तो ऑब्वियसली आप भी सोचोगे कि चलो हम मशीन वाली अच्छी शर्ट सस्ते में मिल रही है वो खरीदते हैं। तो ब्रिटेन ने धीरे धीरे क्या करा, भारत के गुड्स को इतना कंपटीशन देना शुरू कर दिया कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड ही इंडिया में फिर धीरे धीरे कम हो गई। तो ये ब्रिटिशर्स की दूसरी चाल थी कि वो अपने गुड्स मशीन वाले सस्ते दामों पर हमें बेचा करते थे। तीसरा रीज़न हमारा अपना खुद था, हम कह सकते हैं सोशल रीज़न, यानी कि हमारा जो चेंज इन टेस्ट या चेंज इन प्रेफरेंस हुआ। अब जैसे ब्रिटिशर्स को देखकर आपका भी मन करा कृष भाई कि मैं भी जीन्स पहनूंगा, है ना, मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनूंगा। तो कई बार हमारे अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऐसे चेंज हो जाते हैं कि फिर हमने भी ब्रिटिशर्स के गुड्स को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक रीज़न था जिस वजह से फिर हमारी डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब तबाह हो गई। इसके अलावा सरकार जो थी या जो हमारे राजा महाराजा भी थे उन्होंने भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को उतना ज़्यादा एनकरेज नहीं करा। तो जैसे बहुत पुराने ज़माने में तो जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे वो फिर भी कुछ सपोर्ट करते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ये लोग ख़त्म होना शुरू हो गए। तो ये एक पिलर बन गया कि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उसका क्या हो गया, डीके हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट था कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसमें स्लो ग्रोथ रेट हुआ। स्लो ग्रोथ रेट का मतलब है कि वो बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रही थी। अब उसमें भी मतलब कुछ पॉइंट्स है कि क्या मेन चीज़ें हैं। जैसे एक पॉइंट है लॉपसाइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। लॉपसाइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि बैलेंस नहीं है, हाँ, बैलेंस ग्रोथ नहीं है। तो जैसे कि इनिशियली जैसे हम सिर्फ अगर बात करें तो हमारा मेन डेवलपमेंट सिर्फ क्या था, जो कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स सेटअप हुए या कोल माइन सेटअप हुए। तो बस इसमें तो हम लोग शुरू में डेवलप कर चुके थे, लेकिन बाकी चीज़ों में हमने कोई खास डेवलपमेंट नहीं करा था। इसी तरह 20s में आकर मतलब 20th सेंचुरी में आकर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे हमने लगानी शुरू करी, जिसमें सबसे पहले कौन सी सेटअप हुई, टिस्को 1907 में। बाकी इसके अलावा हमारी बस थोड़ी बहुत ही इंडस्ट्री थी शुगर के फील्ड में, सीमेंट के फील्ड में या पेपर के फील्ड में। तो मतलब हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत लोप साइडेड थी।
थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़ अच्छी डेवलप हो गई थी लेकिन बाकी इतनी नहीं हो पाई थी, तो इसको बोलते हैं लॉपसाइडेड ग्रोथ। अच्छा, दूसरा रीज़न जो सबसे बड़ा रीज़न है हमारे स्लो ग्रोथ रेट का, वो ये कि हमारे देश के अंदर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ जो थी वो भी बहुत कम थी। कैपिटल गुड्स किसे बोलते हैं, आपने मैक्रो में पढ़ ही लिया, जैसे जो मशीन्स वगैरह होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर सकें, यानी कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री, वो बहुत ही कम थी हमारे देश में, और ब्रिटिशर्स भी उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनके गुड्स हम खरीदें जो ब्रिटेन से बन के आ रहे हैं। तो इस वजह से हमारी मतलब कैपिटल गुड इंडस्ट्री भी पीछे रही। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ऑब्वियसली इसीलिए जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो लिखा भी है कि कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम था। तो ऑब्वियसली ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इसके अलावा एक और फैक्टर है स्लो ग्रोथ रेट का कि लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। बड़ा अच्छा पॉइंट है, वाजिब पॉइंट है कि जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब जो सरकार थी, वो भी सिर्फ कौन से सेक्टरों में सिर्फ इन्वॉल्व थी, या तो रेलवेज़ या पावर जनरेशन या थोड़ा बहुत पोर्ट्स वगैरह बनाने में या कम्युनिकेशन, बस। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो भी सिर्फ 2-3 चीज़ों में ही अपनी इन्वॉल्वमेंट दे रहा था, बाकी चीज़ों में नहीं दे रहा था। इस वजह से फिर हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। अच्छा, तीसरा सेक्टर है जिस पर हम बात करते हैं वो होता है फॉरेन ट्रेड। अब हमारे फॉरेन ट्रेड कैसे थे? तो ऑब्वियसली जितने भी हमारे फॉरेन ट्रेड थे उसमें मेजॉरिटी मोनोपोली किसकी थी? ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिशर्स की थी। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर 1 कि ब्रिटिशर्स ने हमें क्या बना दिया था या हम क्या बन गए थे? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो सब तो हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके थे ब्रिटेन को, और ब्रिटेन से फिर हम लोग क्या खरीदना शुरू कर चुके थे? क्या क्या खरीदते थे? फिनिश्ड गुड्स। तो जितना भी फिनिश्ड गुड्स है वो हम ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे। तो बेसिकली हमारा कंट्री एक ऐसा कंट्री बन गया था जो हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स और इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स। दूसरी चीज़, हमारे 50% से भी ज़्यादा ट्रेड जो होते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके पास साथ होते थे? ब्रिटेन के साथ होते थे। थोड़ा बहुत जो है वो चाइना या श्रीलंका के साथ होते थे। फिर 1869 में जब स्विस कैनाल ओपन हो गई तो उससे तो रास्ता और छोटा हो गया, डायरेक्ट हो गया, तो फिर उससे तो ब्रिटिशर्स को हमारे साथ ट्रेड करने में और ज़्यादा आसानी मिल गई। और तीसरा ये कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारी इकनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यानी कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इस पर क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि जब इंडिया इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल, तो इंडिया के पास तो एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत सारा था, तो ये तो इंडिया के लिए अच्छी बात है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन हम कहेंगे कि नो, ऐसा अच्छी बात नहीं इसलिए हुई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस एक्सपोर्ट सरप्लस को हमारी इकनॉमी पे खर्च नहीं करा या हमारी इकनॉमी को ग्रो करने में यूज़ नहीं करा। इनफैक्ट उन्होंने उस सरप्लस को नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करा। नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ कौन सी? मतलब हाँ, जैसे लड़ाई झगड़ा, मतलब जो भी उनके वॉर हो रहे हैं वॉर एक्सपेंसेस में, या अपने अच्छे अच्छे आलीशान ऑफिसेस सेटअप कर लिए, या अपना अच्छी अच्छी सर्विसेज जो हैं वो इंपोर्ट करने लगे। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए उस एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज़ करा, ना कि हमारी इकनॉमी को ग्रो करने के लिए करा। अभी आ जाएगा वो। इसके बाद कुछ डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब ये है कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बस कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा हार्डकोर मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। जैसे हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट क्या था? ज़्यादा था, हाई था। और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो हमें पता होना चाहिए, वो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का कॉन्सेप्ट जो होता है, हाँ, 1921 से पहले स्टेज 1 था, 1921 के बाद स्टेज 2 आ गया। तो वो स्टेज 1 या 2 का मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली स्टेज पर हो, मतलब स्टेज 2, जहाँ पे बर्थ रेट तो हाई है और डेथ रेट थोड़ा लो हो गया, कम हो गया, तो उसको हम स्टेज 2 कहते हैं। तो 1921 के बाद बेसिकली हमारा बर्थ रेट तो हाई हो गया लेकिन डेथ रेट कम हो गया, तो फिर हम एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली जोन में आ गए थे। दूसरा, लिटरेसी रेट तो आपको पता ही है कि कम था, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, बहुत कम था। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चे हैं जो 1 साल से पहले मर जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा था, ये भी बेकार बात है।
हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी वो भी ओवरऑल बहुत पुअर थी, अच्छी नहीं थी। एयरबॉर्न डिजीज़ या वाटरबॉर्न डिजीज़ काफ़ी होते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी हमारे देश में काफ़ी कम थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि ऑन एन एवरेज कोई भी व्यक्ति कितने वर्ष जिएगा। एंड पॉवर्टी का भी स्तर हमारे देश में बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट उसका कोई अकाउंट नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी एट दैट टाइम। फिर इसके बाद जो अगला फीचर है या अगला मतलब पैरामीटर है जिस पर हम ऑन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखते हैं, वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि काम करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ पर किस तरह के थे या किस तरह का कामकाज चलता था। तो ऑब्वियसली जो हमारा अगर वर्कफोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसको हम बोल देते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद दूसरी बात, अगर हम ओवरऑल तीनों सेक्टर्स की बात करें तो तीनों सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन था ग्रोथ में या जीडीपी में वो बहुत ही अनइक्वल था, अनबैलेंस्ड था। क्योंकि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा था, प्राइमरी सेक्टर, और जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर थे भी वो मतलब बहुत ही कम थे उस टाइम पर, तो बहुत ही नॉमिनल थे, बहुत ही छोटे थे। तो इसको बोल दिया अनबैलेंस्ड ग्रोथ। बाकी अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब कि आपका रेलवे हो, रोड्स हो, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें बेकार थी। और अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन या हॉस्पिटल, वो सब चीज़ें भी बेकार थी। मतलब इन जनरल बातें, जैसे आप देख सकते हो, पहला है रेलवेज़। तो रेलवेज़ जो है वो हम मानते हैं कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उन्होंने वो बनाया तो अपने फ़ायदे के लिए था ताकि वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाएं, क्रॉप्स को बाहर आसानी से बेच सकें। लेकिन कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हमें भी हुआ, क्योंकि हम लोगों को भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने को मिल गया। तो रेलवेज़ को हम कह सकते हैं एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स की तरफ से। लेकिन अगर हम रोड्स की बात करें तो रोड्स जो थी वो आम जनता के लिए इन टोटलिटी बेकार थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ कितनी रोड बनाई थी, कौन सी रोड्स बनाई थी, जो सिर्फ आर्मी को मोबिलाइज कर सकें या रॉ मटेरियल को शिफ्ट कर सके, बस। तो उन्होंने अपने पर्पस से उतनी ही रोड्स का कंस्ट्रक्शन करा था, राइट। बाकी इसके अलावा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो था वो बहुत ही बेकार था, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ये लिखा ही है। देन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो भी ब्रिटिशर्स ने सिर्फ उतना ही बनाया था जो सिर्फ उनके पर्पस के लिए था, यानी कि उन्होंने सिर्फ अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही ये टेलीग्राफ्स निकाले या पोस्ट सिस्टम निकाले, लेकिन वो आम जनता के लिए बहुत महंगे थे। तो अगर कोई व्यक्ति वैसे सोचता कि चलो मैं पोस्ट यूज़ करूँ या टेलीग्राफ, उसके लिए वो चीज़ फीजेबल नहीं होती थी। तो कम्युनिकेशन पर भी मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं उसमें कोई खास हमारे लिए नहीं करा। अच्छा, फिर एक इसमें टॉपिक आता है जो कई बार क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लेता है, वो ये कि ब्रिटिश रूल का आप पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या कहोगे। तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉयटेशन तो थी ही, लेकिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में आप अच्छे पॉइंट्स क्या क्या बताओगे। पहला तो रेलवेज़ का, कि रेलवेज़ का जो कंट्रीब्यूशन था वो वाकई में हमारा एक ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। दूसरा, उन्होंने हमें एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करना सिखा दिया। तो पहले फार्मर्स जो है मान लो वो ज़्यादा अर्निंग्स नहीं कर पाते थे, लेकिन कमर्शलाइजेशन की वजह से अब वो उनकी अर्निंग्स क्या हो गई, बढ़ गई, और वो बाहर क्रॉप्स बेचना शुरू कर पाए। तीसरा देखो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उनका बहुत बड़ा, कि उन्होंने मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम जो है वो हमें दिया। नहीं तो पहले हम बार्टर सिस्टम करा करते थे, ब्रिटिशर्स ने हमें पेपर मनी दिया, तो काफ़ी हमारे लिए मॉनेटरी सिस्टम पहले से बेहतर हो गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का इफ़ेक्टिव सिस्टम हमें मिला, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए थे या जो ब्रिटिशर्स ने रूल्स बनाए थे, इनफैक्ट बहुत से वो रूल्स हम आज भी एज इट इज़ फॉलो करते हैं। आज भी बहुत सारे लॉ हमारे वो ब्रिटिशर्स के ज़माने के जो बने हुए हैं वो भी चले आ रहे हैं। तो हमें मतलब बैठे बैठाए बिना कोई ज़्यादा दिमाग लगाए रेडीमेड एक फाउंडेशन मिल गई कि कैसे काम करना है, कैसे देश चलाना है। तो हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रिटिशर से बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। तो ये इसमें बेसिकली पूछ सकता है। चलो अब इसके बाद बढ़े आगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का मतलब ये कि अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। तो चैप्टर 2 जो है वो बेसिकली एक तरह से ये है कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद
जो हमारे अगले 40 साल थे वो बेसिकली क्या क्या हुआ उस पर पूरे के पूरे बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से शुरू हुआ कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए, आज़ाद हुए, तो हमें अपनी इकनॉमी को आगे अब कैसे लेके जाना है उसके लिए प्लानिंग करनी थी, तो जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन, है ना। तो जो मतलब अपने टारगेट सेट करेगा, जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाएगा कि कैसे अब इकनॉमी हम आगे लेकर जाएंगे। तो दो तरह की प्लानिंग होती है, एक को बोलते हैं, सिर्फ नॉलेज पर्पज से हमें पता होना चाहिए, एक को बोलते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग जो आमतौर पे कैपिटलिस्ट इकनॉमी फॉलो करते हैं, और एक को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो सोशलिस्ट इकनॉमी फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन ये था सबसे बड़ा कि हम मतलब इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया को ये सोचना था कि हम किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करें, क्या हम कैपिटलिस्ट इकनॉमी बने या हम सोशलिस्ट इकनॉमी बने। तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा वैसे तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट क्या होते हैं, बट फिर भी बता देता हूँ। कैपिटलिस्ट इकनॉमी मेनली होती है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है, जहाँ पे ज़्यादातर या सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर ओन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है वेलफेयर कोई मोटिव नहीं होता, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो नहीं होती, यहाँ पे प्राइवेट ओनर्स होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए मेनली काम कर रहे होते हैं। सोशलिस्ट इकनॉमी इसके दूसरी रूप में होती है एक ऐसी इकनॉमी जिसमें सारे डिसीजंस, सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट लेती है, और यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इनका होता है सोशल वेलफेयर का। तो अब इंडिया को ये सोचना था कि हम कैपिटलिस्ट इकनॉमी बने या सोशलिस्ट इकनॉमी बने। कैपिटलिस्ट हम इसलिए नहीं बन सकते थे क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो पता चला पुअर को हम बहुत ज़्यादा और एक्सप्लॉइट करते। पूरी तरह से हम सोशलिस्ट भी नहीं बन सकते थे क्योंकि हमारे पास पैसों की भी कमी थी, तो हमें कुछ पैसे भी कमाने थे, तो हमको प्रॉफिट का भी सोचना था। तो इसीलिए अल्टीमेटली हमने क्या डिसीजन लिया कि हम मिक्स्ड इकनॉमी मॉडल को फॉलो करेंगे। तो कुछ मेजॉरिटी हिस्सा पब्लिक सेक्टर संभालेगा, थोड़ा बहुत हिस्सा प्राइवेट सेक्टर संभालेगा, इस तरह से मिक्स्ड इकनॉमी को हमने अडॉप्ट कर लिया। बाकी छोटी से पॉइंट है कि भाई किसी भी इकनॉमी में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसी तरह हमारी इकनॉमी में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। ये आपने वैसे बचपन में भी पढ़ा होगा। 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। बिल्कुल सही। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए मेरे है नहीं, तो वो आपको पता ही है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सी रखें, और फॉर होम टू प्रोड्यूस की रिच के लिए बनाएं या पुअर के लिए बनाएं। तो खैर इंडिया ने तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करा, जैसा मैंने बताया। तो इंडिया ने बेसिकली सबसे पहले प्लानिंग शुरू करी, और प्लानिंग शुरू करने के लिए उन्होंने या हमने बेसिकली जो यूएसएसआर का मॉडल था उसको फॉलो कर लिया। यूएसएसआर का मॉडल बेसिकली क्या था, 5 ईयर प्लान्स का, राइट। तो इंडिया में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया और 5 ईयर प्लान्स का जो मॉडल है उसको मतलब बनाया गया। तो उसमें ये होता था कि हम हर 5 साल के लिए प्लान्स बनाएंगे और इकनॉमी को 5-5 साल आगे लेके जाएंगे, और उस हिसाब से फिर पॉलिसियाँ या प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये ही टॉपिक एक मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल आने की संभावना है, वो ये कि 5 ईयर प्लान जो बनाए उसके गोल्स क्या होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या होते हैं। तो इसको याद रखने का कोड है जेम्स। बचपन में आप सबने जेम्स की वो खाई होंगी, है ना, अभी भी खाते होंगे। तो GEMS ये इसका कोड हो गया, जेम्स, है ना। तो जेम्स की गोली याद रखनी है, इसको खाएंगे, यही हमारा गोल है। तो जेम्स का मतलब है, G का मतलब है ग्रोथ, है ना, पहले मेन हेड बता देता हूँ। E का मतलब है इक्विटी, उसके बाद M का मतलब है मॉडर्नाइजेशन, और S का मतलब है सेल्फ रिलायंस। तो जेम्स बन गया GEMS। अब एक एक करके देख लेते हैं। तो ग्रोथ का तो मतलब देखो नाम से क्लियर है, ग्रोथ का मतलब ये है कि हमें, हमारा पहला गोल ये है कि हमें अपने कंट्री का GDP जो है वो क्या करना है, बढ़ाना है। तो हमारे जो 3 सेक्टर्स हैं, चाहे प्राइमरी, चाहे सेकेंडरी, चाहे टर्शरी, उन तीनों सेक्टरों से हमारा GDP क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं ग्रोथ है ना। तो इसमें हर सेक्टर आ गया। दूसरा है इक्विटी, ये भी इम्पॉर्टेंट गोल था। इक्विटी का मतलब बेसिकली होता है कि हमारे सोसाइटी में जो रिच और पुअर का भेदभाव है, यानी कि जो इनइक्वालिटी है, हमें उसे कम करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति की बेसिक नीड्स पूरी हो सके। हाँ, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट है
कि इक्वालिटी और इक्विटी में थोड़ा फ़र्क होता है। इक्वालिटी का मतलब ये है कि सबको बराबर दे दो, लेकिन इक्विटी का मतलब होता है कि जिसको ज़रूरत है उसको ज़्यादा दो, जिसको कम ज़रूरत है उसको कम दो, अकॉर्डिंग टू नीड्स, है ना। तो ये गोल का नाम इक्विटी है, इक्वालिटी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरा सबसे बढ़िया है मॉडर्नाइजेशन, यानी कि हमारा तीसरा गोल है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। तो इसमें दो चीज़ें मतलब कंसिडर की जाती हैं। एक कि आप प्रोडक्शन के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, एक ये। और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि जो हमारी सामाजिक सोच है उसमें भी परिवर्तन आना चाहिए। खासकर मान लेते हैं वुमेंस को लेकर, तो पुराने ज़माने में मान लो सोच होती थी कि लड़कियों को काम नहीं करना, तो ये सब चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, उनको भी सेम अधिकार मिलने चाहिए जैसे पुरुषों को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ मॉडर्नाइजेशन का बन गया दूसरा पिलर। तो मॉडर्नाइजेशन में दो चीज़ें हो गई, टेक्नोलॉजी अच्छी हो और सामाजिक आउटलुक बेहतर हो महिलाओं के लिए खासकर। और चौथा गोल था सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ का मतलब हम अपने आप में, रिलायंस का मतलब ये कि रिलाई कर सकें, हमें किसी बाहर वाले की ज़रूरत ना हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। तो उसको बनाने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए सिंपल फंडा ये कि बाहर से हम सामान नहीं खरीदेंगे और हम जो भी गुड्स हैं कोशिश करेंगे वो खुद ही इंडिया में बना लेंगे। तो इस चीज़ को हम, इस गोल को कह देते हैं सेल्फ रिलायंस, ताकि हमारी फॉरेन डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाए। तो दैट इज़ सेल्फ रिलायंस। तो एक बार बताओ गोल्स का कोड क्या है? जेम्स। ठीक है, ऑनलाइन वाले चीज़ तो आपको भी याद रहेगा, गोल्स का कोड हो गया जेम्स। ठीक है, उसके बाद ये रीड कर लेना आप एक बार, मतलब मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा अपने आप। इसमें बेसिकली अलग अलग प्लान्स थे 1951 से 1956, फिर 1956 से 61। तो हर प्लान का एक मेन अपना गोल हुआ करता था, एक उद्देश्य होता था। जैसे वैसे शुरू में भाई पहले प्लान का गोल था प्रोडक्शन एग्रीकल्चर ज़्यादा हो, दूसरे का था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा हो, है ना। तो ये मतलब प्लान वाइज हर बार गोल अलग होते थे। प्लान 3 में हमारा मान लो गोल था कि सेल्फ सफिशिएंसी आनी चाहिए। प्लान 4 में हम चाह रहे थे कि हमारी प्राइस स्टेबिलिटी रहे, हम अपने यूटिलाइजेशन कर सकें फुल तरीके से मैन पावर का। अच्छा, प्लान 5 था, उस पर गरीबी हटाने पर फोकस ज़्यादा किया गया। प्लान 6 और 7 जो थे उसमें रोज़गार पर फोकस किया गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया गया। तो ये छोटा सा MCQ वगैरह में पूछ सकता है। या प्लान 8 था, उसमें किन चीज़ों पर फोकस किया गया, एजुकेशन पे। प्लान 9 था, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया। प्लान 10 तक जब हम पहुँचे तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बेहतर बने, है ना, उस पर फोकस किया गया। तो ये बेसिकली गोल्स थे। देन प्लान 11, प्लान 12 ये थोड़े से लेटेस्ट हो गए। तो इसमें वही गरीबी हटाओ, पर्यावरण बचाओ, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए प्लान 12 में। तो ये आप बस रीड कर लेना, बाय चांस 1 नंबर में कोई प्लान का पूछ ले तो। अच्छा, अब उसके बाद अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेता है कि अब जो 1950 से लेकर 1990 तक ये जो 40 साल हैं जो हम चैप्टर के पढ़ रहे हैं, इसमें प्लानिंग जो हुई, मतलब उसमें क्या पॉलिसियाँ अपनाई गई, मतलब सरकार ने क्या क्या पॉलिसियाँ बनाई, क्या क्या नीतियाँ बनाई, उस पर एक मतलब हमें चर्चा करनी होती है। तो जैसे पहला पॉइंट, अच्छा पॉइंट ये है, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। मतलब कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियों में जो रोल था वो पब्लिक सेक्टर का था। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व करके रख रखा था पब्लिक सेक्टर के लिए। तो बहुत से ऐसे एरियाज़ हुआ करते थे जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए ही हुआ करते थे और मेजॉरिटी पब्लिक वाले ही थे, प्राइवेट के लिए थोड़ा सा कम थे। तो बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1956 में, उसमें ये रिजर्वेशन लगा दी थी। तो शुरू में पब्लिक सेक्टर का रोल काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। अच्छा, दूसरा, प्राइवेट सेक्टर वाला अगर कोई ग्रो करना चाहे या डेवलप करना चाहे तो उसके लिए बहुत सारी रेगुलेशंस लगाई जाती थी, यानी कि उसको बहुत सारे मतलब उस पर कानून लगाए जाते थे, जैसे कि IDRA 1948 या MRTP 1969। तो ये सब एक्ट्स, ये सब कानून इसलिए होते थे कि कोई प्राइवेट सेक्टर वाला बहुत बड़ा ना बन जाए, तो उसको बड़ा बनने से रोका जाता था। तो ये एक रेगुलेशन लगाई जाती थी प्राइवेट सेक्टर वाले पे। तीसरा, लेकिन एक अच्छा काम सरकार ने ये कर रखा था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी हमारी, उनको प्रोटेक्ट करती थे, उनको प्रोटेक्शन देते थे। उनको प्रोटेक्शन कैसे देते थे? बेसिकली
कि जैसे कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए उनके लिए, कि जैसे भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला ही बनाएगा। बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया गया कि आप सिर्फ लोन्स देंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियों को, और बहुत से मतलब बोर्ड्स बनाए गए ताकि ग्लोबल मार्केट में भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश हो सके। तो ये हम कह सकते हैं एक अच्छा पॉइंट था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने जो नीतियाँ बनाई थी। बाकी चौथा पॉइंट अगेन थोड़ा सा पहले की तरह ही है कि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब जिनका काफ़ी इम्पैक्ट है, काफ़ी सिग्निफिकेंस है, वो हमारे यहाँ धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो गई थी। जैसे उदाहरण के तौर पे बिजली या गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, बड़े गुड्स और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी डेवलप होनी शुरू हो चुकी थी उस दौर में। बाकी सरकार का फोकस ये भी था कि भाई लोग जो हैं वो ज़्यादा सेविंग करें, इसीलिए सरकार ने देखो क्या लालच देना शुरू करा, हाई इंटरेस्ट रेट। तो लोगों को धीरे धीरे सरकार इस चीज़ के लिए प्रमोट करती थी कि आप सेविंग ज़्यादा करें, मतलब अपना पैसा या तो पोस्ट ऑफिस में डालें, बैंक्स में डालें, ताकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। और जो भी सरकार के पास पैसा आता था उस पैसे को सरकार कहाँ यूज़ करती थी, या तो सब्सिडीज़ देने में प्रोड्यूसर्स को, या कुछ कैपिटल ग्रांट्स, वो भी सब्सिडी की तरह ही होते हैं, वो देने में। तो मतलब सरकार की ये भी नीति थी कि लोगों को बोलें कि आप सेव करो और उस पैसे को हम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब देखो सरकार ने एक ये पॉलिसी क्या अपनाई कि बाहर का गुड्स इंडिया में बहुत ज़्यादा ना बिके, उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी। हैवी इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब हो गया कि अगर आप बाहर से कोई गुड मंगवाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में ही कोटा, राइट, कोटा सेट कर दिया कि आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही कोई भी प्रोडक्ट मंगवा पाओगे, है ना। इसके अलावा सरकार ने फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे फोकस करा। सरकार ने कहा कि आपको बाहर से कोई सामान मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, हम वही सामान इंडिया में बना सकते हैं, तो दैट इज़ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। फॉरेन कैपिटल को भारत में आने से रोका गया ताकि कोई भी विदेशी संस्था या विदेशी नागरिक या विदेशी पैसा हमारे देश की चीज़ों को कंट्रोल ना करे, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। उसके लिए कानून बन गया जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ये भी बेसिकली उस दौर का एक फ़ीचर है। बाकी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की गई। ये एक जेनरिक पॉइंट है कि भाई जो प्लान्स थे वो सेंट्रल लेवल्स पर बनाए गए ताकि उसको पूरे इंडिया में हम अप्लाई कर सकें या इम्प्लीमेंट करवा सकें। तो ये सब नीतियाँ थी। अब पहला जो पॉइंट है या पहला एक मिनी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि जो ये पूरा प्लानिंग हुआ, ये जो सारी चीज़ें हुई, तो क्या ये वाकई में मतलब इससे कुछ फ़ायदा हुआ, मतलब इससे कुछ सक्सेस हासिल हुई हमें? तो हम मतलब उसके कुछ पॉइंट्स समझेंगे या लिखेंगे कि हाँ हुई, क्या क्या फ़ायदे हुए। अगर हम देखें, हमारी देश की नेशनल इनकम बढ़ी, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब पर पर्सन के ऊपर जो इनकम है वो बढ़ा, ये भी फ़ायदा हुआ, है ना। ये सब हमारे प्लानिंग पीरियड के सक्सेसेस हैं, फ़ायदे हैं। इसके अलावा लोगों ने अच्छी सेविंग करी, निवेश हुआ, यानी राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, स्पेशल पॉइंट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों तरह के चेंज आए। तो पहले हम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस तो ये आए कि जो लैंड रिफॉर्म्स थे, जैसे कि इंटरमीडियरीज को हटा दिया, है ना, ज़मींदारी सिस्टम जो हुआ करता था बेसिकली धीरे धीरे उसको एबॉलिश कर दिया गया। मॉडर्नाइजेशन लगाया गया, यानी कि किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी दी गई। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, अब जैसे मान लो एक ही आदमी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो उस पर लिमिट लगाई गई कि आप एक ही आदमी ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो छोटे छोटे टिलर्स थे, मतलब फार्मर्स थे, उनको थोड़ी थोड़ी ज़मीन दी गई, उनको ओनर्स बनाया गया। और होल्डिंग्स को कंसोलिडेट किया गया कि मान लो किसी एक आदमी के पास थोड़ी सी ज़मीन है, किसी एक के पास थोड़ी सी है, किसी एक के पास थोड़ी सी है, तो सरकार ने उनको उसके बदले में तीनों को एक साथ कंबाइन बड़ी ज़मीन करके दे दी, कंसोलिडेट कर दिया, ताकि वो अच्छे से फार्मिंग कर सकें। तो ये तो मतलब थे जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस थे। टेक्निकल चेंजेस कौन से थे कृष भाई? ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला, बिल्कुल सही, जिसमें हमने HYV सीड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। और HYV सीड्स मतलब आपको पता होगा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स।
तो ये जो थे ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने में सक्षम थे, यानी कि मतलब इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा और तेज़ी से हो जाता था, जो हम अभी थोड़ा वैसे आगे भी पढ़ लेंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या सक्सेस हुए? हमारा इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ अच्छी हुई, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हुआ, यानी कि मतलब हम अलग अलग सेक्टरों में इंडस्ट्री खोल पाए और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वो और ज़्यादा ग्रो कर पाई। छठा सक्सेस पॉइंट ये था कि जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से काफ़ी बेटर हुआ एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंस वाला टाइम, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, इरिगेशन हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये सब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेटर हुई। आईटी सेक्टर हो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी हमारा पहले से बहुत बेटर हुआ एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंस, मतलब जो पहले डेथ रेट्स थे वो काफ़ी कम हो गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो काफ़ी बढ़ गई, एजुकेशन में भी बच्चों का जो मतलब एनरोलमेंट रेट कह सकते हैं वो पहले से बढ़ गया, तो ये भी एक सक्सेस हुआ। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि हमारे बहुत सारे गुड्स बाहर विदेशों में अब बिकने शुरू हो गए, हम इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके थे, तो ये भी हमारे लिए मतलब एक प्लानिंग पीरियड का कह सकते हैं सक्सेस हुआ। बाकी फेलियर्स भी हुए प्लानिंग पीरियड के या इस दौरान, वो भी हमें पता होने चाहिए। तो फेलियर क्या क्या हुए? एब्जेक्ट पॉवर्टी, एब्जेक्ट का मतलब ये बहुत ज़्यादा गंभीर, हाँ, कि मतलब इतना सब होने के बाद भी, इतना प्लानिंग करने के बाद भी मतलब हमारी 1/4 पॉपुलेशन स्टिल पॉवर्टी लाइन के नीचे थी, मतलब गरीबी जो थी वो अभी भी बहुत ज़्यादा थी, गंभीर थी, ये एक मतलब कह सकते हैं फेलियर था, है ना। दूसरा बड़ा फेलियर ये था कि जो महंगाई थी 1990 तक पहुंच के वो बहुत पीक पर आ चुकी थी, है ना। इनफैक्ट इसीलिए ये वन ऑफ द रीज़न बनता है चैप्टर 3 का, कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि 1991 में हमें रिफॉर्म फिर लाने पड़ गए। तीसरा ये कि बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जो नंबर हैं मतलब अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के, अनएम्प्लॉयड लोगों के, वो बहुत बढ़ गए थे, ये भी एक फेलियर कह सकते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सी चीज़ों में हमारा इनएडिक्वेट था, मतलब पर्याप्त नहीं था, जितनी सड़कें होनी चाहिए उतनी नहीं थी, जितने स्कूल होने चाहिए उतने नहीं थे, जितनी बिजली आनी चाहिए उतनी बिजली बहुत जगहों पे नहीं आती थी, तो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम कह सकते हैं पर्याप्त नहीं था, इनएडिक्वेट था, तो ये भी एक फेलियर का पॉइंट बन गया। बाकी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो इनइक्वालिटी है वो भी थी, तो इसको बोलते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा समझ लो कि जो रिच है उन्हें तो बहुत ज़्यादा मिल गया, जो पुअर है उन्हें बेचारों को बहुत कम मिल पाया। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मतलब बैलेंस नहीं था, तो इसको बोलते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे समाज में या आर्थिक रूप से भी इनइक्वालिटीज़ बहुत हो गई थी, ये भी मतलब इस प्लानिंग पीरियड का एक तरह से फेलियर था। तो मतलब प्लानिंग पीरियड का या प्लानिंग के सक्सेस भी थे और इसके फेलियर्स भी थे। अच्छा, अब वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो हमने एग्रीकल्चर वाले मतलब 2 पॉइंट्स जो टच करे थे उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक तो थे लैंड रिफॉर्म्स और एक थे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, है ना। तो लैंड रिफॉर्म्स तो हमने जो बताया वही मतलब एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जैसे इसके अंदर जो एग्रेरियन हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, पहले वो देख लेते हैं। उसको याद रखने का कोड आप याद रख सकते हो, क्या? रैट, चूहा, ठीक है। तो आर का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर एक ज़मींदार के पास बहुत सारी ज़मीन है तो उस पर लिमिट लगा दी, उसको बोला कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, और थोड़ी ज़मीन अलग अलग लोगों को देना सरकार ने शुरू कर दिया, तो दैट इज़ नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ए से क्या बन गया? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो पहले वो ज़मींदार सिस्टम था ही, हमें पता है ज़मींदार जो हैं वो इंटरमीडियरी हुआ करते थे, तो सरकार ने धीरे धीरे ज़मींदारों को हटाना शुरू करा, मिडिलमैन को हटाना शुरू करा और कोशिश करी कि डायरेक्टली हम किसानों से ही डील कर सकें, तो इसको बोल दिया एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। तो इसमें एक मतलब पॉइंट भी है कि इससे लगभग 200 लाख टेनेंट्स जो हैं वो सीधा सरकार के कॉन्टैक्ट में आ गए, मतलब उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचा लिया गया, तो ये हो गया एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। तो आर से क्या था? रीडिस्ट्रीब्यूशन, ए से एबॉलिशन, टी लास्ट, टी कोड से क्या हो गया? टेनेंट ओनरशिप राइट्स।
टेनेंट ओनरशिप राइट्स बेसिकली ये था कि जो टेनेंट होते थे, मतलब जो एक्चुअल में फार्मिंग कर रहे थे, क्रॉप्स उगा रहे थे, तो सरकार ने उनको ये बोला कि हम आपको ओनर ही बना देंगे। तो अब अगर किसी टेनेंट को ये कह दे सरकार कि हम आपको ओनर बना देंगे इस ज़मीन का, तो उसके अंदर फिर एक मोटिवेशन आएगा, वो और ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन करेगा और उससे एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ आएगी। तो सरकार का ये मतलब एक टैक्टिक्स थी कि हम टेनेंट्स को ही ओनर बना देंगे, ताकि टेनेंट्स जो हैं उनको लगे कि अब तो ये ज़मीन मेरी है और मेरे को अच्छे से काम करना है। तो दैट इज़ टेनेंट्स ओनरशिप राइट्स। तो ये बेसिकली थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। बाकी इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। अच्छा पॉइंट है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है। क्या क्या? पहला था, इस कानून में कुछ लूप होल्स थे, ज़मींदारों ने उसका फ़ायदा उठाया। जैसे मान लो लिमिट लगाने को बोला था, तो ज़मींदारों ने क्या करा कि कुछ कुछ ज़मीन अपने अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को दे दी कि भाई देखो ये है। तो थोड़ा सा ये ड्रामा था। इम्प्लीमेंटेशन डिले, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उस चक्कर में ये पूरा प्रोसेस डिले होता गया। ये एक ड्रॉबैक हो गया। बहुत सी जगहों पर देखा गया लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, मतलब कि अगर हम केरला और वेस्ट बंगाल को छोड़ दें, यहाँ पर तो सक्सेसफुल था, लेकिन बाकी जगहों पर अनफॉर्चुनेटली सरकार ही नहीं चाह रही थी कि ये लैंड रिफॉर्म्स आएँ, क्योंकि वो तो है करप्शन, आपको पता ही है, इसलिए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। और बहुत सी जगह एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि लैंडलॉर्ड्स ने ज़बरदस्ती किसानों को एक्सप्लॉयट करा, या उनसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा लिया, या उनको बोल दिया कि आप बोल दो कि हमारे पास तो लैंड है, मतलब जो भी वॉट एवर द केस में भी, लेकिन फिर भी टेनेंट्स को एक्सप्लॉयट किया गया। ऐसे भी केसेस देखे गए बेसिकली। तो मतलब इन लैंड रिफॉर्म्स के कुछ नेगेटिव्स भी थे, ड्रॉबैक्स भी थे, राइट। फिर आते हैं हमारे दूसरे वाले, कौन से? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की कहानी मोटा मोटा बच्चों को याद होती है, यानी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी? हाँ, खारिफ सीज़न में जब हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल मतलब शुरू करा, तो सबसे पहले 1966 में ये प्रोग्राम हमने कौन सी 2 क्रॉप्स में शुरू करा? वीट और राइस में। तो ऑब्वियसली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमने इस्तेमाल करने शुरू करे, अच्छी इरिगेशन की सुविधाएं हमें मिली, इसमें अच्छे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स हमने इस्तेमाल करे, केमिकल वाले। तो ऑब्वियसली इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, है ना। अब एक छोटा सा पॉइंट, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की क्या ज़रूरत थी? तो उसके 3 छोटे से पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। दूसरा, हम पहले मॉनसून पर डिपेंडेंट रहते थे, जिस वजह से कई बार क्रॉप्स अच्छे नहीं हो पाते थे। और तीसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी क्या थी? बहुत कम। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने की वजह से वो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन कितने फेजेस में आया था कृष भाई? 2। पहला फेज़ था मिड 60s से मिड 70s, और दूसरा फेज़ था मतलब उसके बाद वाला मिड 70s से मिड 80s। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस फ़र्क ये है कि पहले फेज़ में हमने कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स में मतलब इसको लगाया था, जो रिच स्टेट्स हैं, और कुछ सेलेक्टेड क्रॉप्स में इनको लगाया था, वीट और राइस। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने इनको बाकी स्टेट्स में भी लगाना शुरू कर दिया, और अलग अलग ज़्यादा क्रॉप्स पर भी लगाना शुरू कर दिया। तो वो फेज़ 1 फेज़ 2 बेसिकली ये बन गए। हाँ, अब ये क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या केस बेस्ड, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारे क्या फ़ायदे हुए। तो 3 या 4 फ़ायदे एटलीस्ट आप ज़रूर मेंशन करना। वैसे इसका कोड दे रखा है क्या? SIDE, साइड, है ना। साइड हटो, बिल्कुल सही। तो साइड का मतलब है, S का मतलब है सेल्फ रिलायंस, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से एक तो क्या फ़ायदा हुआ कि हमने इतना अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन्स में। मतलब अब हमें बाहर से ज़्यादा डिपेंडेंसी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इंक्रीज़ इन मार्केट सरप्लस, अब फार्मर्स जो थे उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा था कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा कर ही पा रहे थे, उसके अलावा वो बाज़ार में भी बेच पा रहे थे। तीसरा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली फूड ग्रेन्स की, यानी कि सप्लाई अच्छी होगी मार्केट में, तो फिर प्राइजेस भी धीरे धीरे क्या रहेंगे? कम हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। हाँ, और चौथा, सरकार को ये फ़ायदा हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रोडक्शन बढ़ने से
कि सरकार इससे अपने पास एक्स्ट्रा बफर स्टॉक भी रख पाई, जो कभी उसने इमरजेंसी में यूज़ कर लिया या फिर कहीं पर कोई नेचुरल कैलेमिटी आई तो यूज़ कर लिया। तो मतलब इसके टोटल फ़ायदे 4 हुए। फिर एक छोटा सा पॉइंट ये भी बनता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट करने में या इम्प्लीमेंट करने में कुछ चिंताएं थी। तो क्या चिंताएं थी? कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। उनको क्या टेंशन थी? उन्हें लगा कि जो अमीर फार्मर है वो तो HYV सीड्स खरीद लेगा, वो तो फर्टिलाइज़र महंगे वाले खरीद लेगा, तो वो तो और बड़ा हो जाएगा। छोटा गरीब किसान जो है वो बेचारा पीछे रह जाएगा। तो बहुत से लोगों को ये लगा कि फार्मर्स में भी इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी, कुछ फार्मर्स बहुत अमीर हो जाएंगे, कुछ फार्मर्स गरीब हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा चिंता ये थी कि HYV सीड्स या HYV क्रॉप्स जो होते हैं उन पे कीड़े मकोड़े जो हैं ये बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, तो इसीलिए पेस्ट अटैक्स का खतरा इन पर बहुत ज़्यादा था। तो ये मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कंसर्न थे। बाकी सरकार ने क्या रोल करा या सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए? ऑब्वियसली जो सरकार कर सकती है, पहला तो क्या करेगी? पैसों की मदद, कि भाई आपको अगर फर्टिलाइज़र खरीदने हैं, आपको सीड्स खरीदने हैं, तो सरकार आपको पैसा दे देगी, सस्ते दाम पे लोन दे देगी। और बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको ओपन कर दिया, जो छोटे छोटे फार्मर्स को मतलब ये समझाते थे कि कैसे आप क्रॉप्स को बचा सकते हो पेस्ट अटैक से, कैसे अच्छे से इनको उगा सकते हो, इरिगेशन फैसिलिटी दे सकते हो। तो इस तरह से सरकार ने ये काम करा। बाकी एक और इसमें टॉपिक आता है कि सरकार ने ये जो सब्सिडी दी ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या ये देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? हाँ, तो इसमें दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो फेवर में थे, ये भी बात पता होनी चाहिए 3 नंबर के लिए। जो फेवर में थे वो ये कह रहे थे क्यों सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत रिस्की बिजनेस है फार्मर्स के लिए, तो ऐसे में गरीब किसान को तो सब्सिडी मिलनी चाहिए। दूसरा उनका पॉइंट ये था कि इनकम की इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो गरीब किसानों को सब्सिडी देने से एटलीस्ट इनकम की वो इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, तो इसलिए सब्सिडी मिलनी चाहिए। और तीसरा ये रीज़न था कि पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे फार्मर्स पुअर हैं, तो वो लोग सीड्स नहीं खरीद सकते, पेस्टिसाइड्स नहीं खरीद सकते, तो उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट इसके अगेंस्ट थे वो भी बात हमें पता होनी चाहिए कि वो सब्सिडी को क्यों मना कर रहे थे कि नहीं देना चाहिए। अगर सरकार ज़्यादा सब्सिडियां देगी तो उसका बर्डन ऑब्वियसली किस पर आएगा? गवर्नमेंट पर आएगा। तो उनका ये कहना था कि हमें ये सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो इसका बर्डन सरकार के ऊपर ही ज़्यादा आएगा। दूसरा, बहुत से लोगों को ये भी डर था कि सरकार जो है इस सब्सिडी का बेनिफिट किन को दे देगी? रिच फार्मर को दे देगी। तो जो एक्चुअल फार्मर्स हैं, एक्चुअल गरीब हैं, जिनको मिलना चाहिए सब्सिडी, उनको इसका फ़ायदा शायद नहीं मिल पाएगा। तो ये भी मतलब एक खतरा था, उन्हें लगता। बाकी छोटा सा पॉइंट एक इसमें यह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर कि वो कैसा रहा ड्यूरिंग दैट प्लानिंग पीरियड। तो इसमें एक छोटा क्वेश्चन तो यही ऑब्वियसली कि जो हमारा इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट था ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड वो क्या था? बहुत लिमिटेड था, बहुत कम था, क्योंकि हमारी मेनली जो शुरुआत हुई थी वो कौन सी इंडस्ट्रियों से हुई थी? कॉटन टेक्सटाइल या जूट इंडस्ट्री से। उसके बाद बस धीरे धीरे हम आयरन एंड स्टील फर्म्स में आए थे, जो जमशेदपुर और फिर दूसरी कोलकाता में ओपन हुई थी। अच्छा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? क्योंकि हमारे 1950 से लेकर 1990 वाले दौर में ज़्यादा मेजॉरिटी रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर का। इस टाइम पे पब्लिक सेक्टर का, तो इसीलिए इस पर क्वेश्चन पूछता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था। तो इसका कोड भी है वैसे तो, अगर आप याद रख सकते हो तो, लूज़ LOSE। तो L का मतलब हो गया कि प्राइवेट सेक्टर वालों को बहुत कम इंसेंटिव मिलता था, जो हमने पहले देखा, क्योंकि इनको मतलब इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस थी। प्राइवेट सेक्टर वाला अगर ज़्यादा आगे बढ़ता था तो इनको रोका जाता था, इनके लिए कानून बनाए जाते थे, जैसे MRTP एक्ट। दूसरा, पब्लिक सेक्टर का ऑब्वियसली ज़्यादा मोटिव क्या था? सोशल वेलफेयर। तो इसीलिए वो प्रॉफिट के लिए नहीं सोचते थे, और जबकि इकनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉफिट ज़रूरी था। तो ये भी मतलब एक पॉइंट बन गया थोड़ा सा फेलियर का आगे जाके। तीसरी चीज़, पब्लिक सेक्टर जो था उसके पास कैपिटल की कमी थी।
प्राइवेट सेक्टर जो था उसके पास कैपिटल की कमी थी। तो मतलब उस टाइम पे जो हमारे कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे थोड़े बहुत, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपनी कोई फैक्ट्री या अपना कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सके। अब सरकार ने जितने कर लिए वो कर लिए, लेकिन कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपनी इंडस्ट्री नहीं लगा पाता था क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती थी। बाकी हाँ, इसके अलावा पॉजिटिव साइड अगर हम देखें पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अवश्य हुआ। यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो एब्सोल्यूट नंबर में चाहे बहुत ज़्यादा ना बढ़ा हो, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में पहले से इम्प्रूव हुआ। तो मतलब ये पॉजिटिव भी है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो इसको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन अगर वैसे देखें पब्लिक सेक्टर के रूप में तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा हमारा इंक्रीज हुआ। अब आता है इसमें एक बहुत ही मतलब 1 या 3 नंबर का ऐसा टॉपिक जो किसी भी रूप में पूछ लेता है, वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, IPR 1956। तो जो IPR है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये बेसिकली हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान में जब आया तो इसमें एक बड़ा काम हुआ। क्या हुआ? हाँ, क्लासीफाई कर दिया था कितनी कैटेगरियों में? 3 कैटेगरियों में, बस ABC। तो ये हमें याद रखना है कि इसमें बेसिकली इंडस्ट्रियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। शेड्यूल A बेसिकली थी ऐसी वाली जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए रख दी गई थी, मतलब गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए। शेड्यूल B में वो वाली थी जिसमें मेन काम तो पब्लिक सेक्टर का था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसमें थोड़ा बहुत अपने कुछ हेल्प या सप्लीमेंट्री एफर्ट्स लगा सकता था। और जो शेड्यूल C वाली बहुत ही छोटी मोटी इंडस्ट्रियां थी रिमेनिंग बची हुई, वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई थी। तो बेसिकली यहाँ पे क्लासिफिकेशन बना दिया गया था, इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। फिर इंडस्ट्रीज़ का ही एक टॉपिक आता है SSI का, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन तो सबसे पहले पूछ सकता है कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी? कार्वी कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और इसका मेन मोटो बेसिकली 2 थे कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिल सकें। तो SSI जो है वो बेसिकली मतलब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो सरकार ने देखो SSIs के लिए क्या करा, उन्हें बड़े कंपटीशन से बचाने के लिए प्रोटेक्शन दी, यानी कि उनके लिए कुछ गुड्स को रिजर्व कर लिया गया और सरकार ने टाइम टू टाइम ऐसी पॉलिसियाँ बनाई कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा सरकार ने बहुत सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियों को कंसेशंस दिए, यानी कि उनको एक्साइज ड्यूटी कम कर दी या उनको सस्ते दामों पर बैंक लोन्स मिलना शुरू हो गए ताकि वो लोग एस्टैब्लिश कर सकें और अच्छे से काम कर सकें। तो ये मतलब कुछ छोटे पॉइंट्स थे जो पूछ सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के। अच्छा, इसी तरह फिर आता है ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी का मतलब कि ये जो हमारा प्लानिंग पीरियड था 40 साल का, इसमें अगर हम अपनी ट्रेड पॉलिसी देखें तो सबसे पहला तो सरकार ने क्या लागू कर दिया था? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इसको बोलते हैं, बिल्कुल सही, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। सरकार का ये मानना था कि हमें बाहर से गुड्स कम इंपोर्ट करने हैं और जो भी गुड्स हैं वो हम अपने खुद इंडिया में बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस। तो ऐसा करने के लिए सरकार ने 2 हथकंडे अपनाए, एक को बोलते हैं टैरिफ, एक को बोलते हैं कोटा। टैरिफ का मतलब टैक्स, तो सरकार ने ज़्यादा टैक्स लगाए, हैवी टैक्स लगाए इंपोर्टेड गुड्स पर। और कोटा का मतलब लिमिट, कि सरकार ने मैक्सिमम लिमिट तय कर दी कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप लिमिटेड क्वांटिटी ही कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के पीछे सरकार का मोटिव क्या था या सरकार ने क्यों इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करा। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से ऑब्वियसली हमारा क्या हुआ, फॉरेन कंपटीशन अवॉइड हुआ, क्योंकि बाहर से गुड्स अब हम कम आ रहे हैं इंडिया में। जब हम इंपोर्ट्स कम करेंगे तो इससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज की क्या होगी, सेविंग हो जाएगी। ये एक मोटिव था सरकार का। इसके अलावा ये कि ये जो पॉलिसी अपनाई गई इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये एक डायरेक्ट बेसिकली क्वेश्चन है
3 नंबर का, तो ये इसी फॉर्म में आएगा कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो सरकार ने पॉलिसियाँ बनाई उसका क्या प्रभाव पड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि एक तो हमारा फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन हुआ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की वजह से। दूसरा ये लिख सकते हो जो हमने पहले भी पढ़ा कि इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हुआ। तीसरा ये लिख सकते हो कि जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन पहले के मुकाबले इंक्रीज़ हो गया। चौथा ये लिख सकते हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको भी की रोल मिला, सरकार ने उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ मतलब स्टेप्स उठाए और इससे रूरल डेवलपमेंट भी हुआ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ। तो यहाँ तक का पहले कहानी क्लियर है, सारे पॉइंट्स। फिर इसमें लास्ट में आता है टॉपिक, अगर आपसे पूछ ले कि क्रिटिकली अप्रेज करो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉलिसी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब जितनी भी बातें हैं उनका मिश्रण। तो हम इसमें तो मतलब वही बातें लिख सकते हैं। एक तो इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटजी सरकार ने अपनाई, इसका फ़ायदा लिख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर था वो क्या निकला, इनएफिशिएंट लिखना। तो जो सरकार ने डोमिनेंट रोल अपने पास रख रखा था उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत सारी हमारी जो कंपनियां हैं वो लॉसेस में चल रही थी। तीसरा आप ये लिख सकते हो पॉइंट कि लाइसेंसिंग जो सरकार ने कर रखी थी एक पॉलिसी, उसका मिसयूज़ होना शुरू हुआ। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो आज भी तो लोग यही कहते हैं ना कि सरकार ने पैसे खाए हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखो लाइसेंस दे दिया, वही सेम कहानी तब होती थी कि बहुत से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं जिनको लाइसेंस मिल गया तो वो उन्होंने क्या करा कि अपने कॉम्पिटिटर को स्टार्ट ही नहीं करने दिया फर्म, उसने उस लाइसेंस का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, ये पॉइंट बन गया। बाकी आप ये कह सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर थे वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम कर रहे थे, तो इसीलिए मतलब प्रॉफिट्स जो थे ऐसी कंपनियों के बहुत कम रहे। तो ये मतलब गिने चुने से पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स मतलब क्लियर है, याद आ गई स्टोरी। ठीक है, तो कंक्लूजन बेसिकली आप रीड कर लेना, मतलब इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा वैसे तो, बस वही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट हो गए और ज़मींदारी सिस्टम हट गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि हम डाइवर्सिफाइड हो गए, लेकिन पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत बेकार था। ट्रेड सेक्टर में हमने इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, थोड़ा सा हम सेल्फ रिलायंट हो गए, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ गुड्स थी वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई। मतलब ये एक कंक्लूजन बेसिकली जनरिक है। तो बेसिकली चैप्टर 3 जो है वो आपका चैप्टर 2 ख़त्म कहाँ पर होता है? हाँ, 1950 से 1990 जो वो कंक्लूजन पे हमने ख़त्म करा था। तो बस वो ख़त्म होते ही एक तरह से ये चैप्टर शुरू हो जाता है। मतलब चैप्टर का नाम तो वैसे पता ही है हमको, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 है ना। तो इसमें मेन स्टोरी ये है कि जो हमारा चैप्टर 2 था उसमें हम अगर देखें या हम अपने उन हालातों की बात करें जो 1950 से लेकर 1990 में थे, उसमें पहला पॉइंट तो ये कि ज़्यादातर जो डोमिनेंट रोल था वो किसका था? पब्लिक सेक्टर का था, है ना। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो कर रखी थी वो पब्लिक सेक्टर ने ही कर रखी थी, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत कम कर रखी थी। लेकिन जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मतलब काम हुआ या चीज़ हुई वो ये हुई कि जो ये 40 साल थे इसमें पब्लिक सेक्टर जो है इनका डोमिनेंस तो था, लेकिन इसी वजह से जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए थी या डेवलपमेंट होना चाहिए था वो पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गया, मतलब ख़राब हो गया, रुक गया या स्लो हो गया। उसका रीज़न यही था क्योंकि पब्लिक सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, इनएफिशिएंट था। तो खैर चैप्टर की शुरुआत बेसिकली कहाँ से होती है? सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला क्वेश्चन भी यही बनता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आखिर रीज़न क्या थे, क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म आना ज़रूरी था। तो पहला है इसका रीज़न ये कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे, है ना, उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, हमें बाहर से सामान बहुत ज़्यादा ख़रीदना पड़ रहा था, एक्सपोर्ट उतने ज़्यादा थे नहीं। तो अब कल तो आपने पढ़ ही लिया BOP, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो आउटफ्लो हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का। तो इतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होने लगा और हमारा इनफ्लो इतना था नहीं, तो ऑब्वियसली हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो काफ़ी कम हो गए। हाँ, काफ़ी कम हो गए। दूसरा रीज़न
था इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो हमने पहले भी पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर या पब्लिक कंपनियां जो थी वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए वो लॉसेस में चल रही थी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अब रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी हो गया था। तीसरा रीज़न, डेट्स का बर्डन। अब हमारे ऊपर यानी कि सरकार के ऊपर इतनी ज़्यादा बोरोइंग्स या इतनी ज़्यादा मतलब कह लो डेट का बर्डन बढ़ चुका था कि अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें नया रास्ता निकालना था उससे उबरने का। इस फाइनेंशियल क्राइसिस को पार पाने के लिए कुछ ना कुछ हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो करने पड़ते थे, चाहिए थे मतलब। और चौथा है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमने एक कहानी में भी पढ़ा था चैप्टर 2 में कि प्राइजेस जो है 1990 तक पहुंच के इतने ज़्यादा ऊपर हो चुके थे, जो हमने फेलियर के पॉइंट में पढ़ा था ना प्लानिंग का। हाँ, तो प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे एसेंशियल गुड्स के कि पूरी इकनॉमी में इन्फ्लेशन मतलब आ चुका था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा था। तो अब इन 4 कारणों की वजह से मेनली हमें कोई ना कोई रिफॉर्म्स तो अब लाने ही थे। तो बस हम पहुंच गए कहाँ, वर्ल्ड बैंक और IMF के पास, और हमने उनसे ले लिए कितने रुपए, $7 बिलियन। तो $7 बिलियन का अगर आप किसी से लोन लोगे तो ऑब्वियसली फिर तो आप उनकी सारी शर्तें मानोगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन मानोगे। तो बस वही बेसिकली हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशन उनकी मान ली और हमने इंडिया आकर बोल दिया कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं। तो बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो और कुछ नहीं, वही 3 बेसिकली पिलर्स हैं, LPG जो हम पढ़ेंगे। बाकी एक छोटा सा पॉइंट है कि जो ये पॉलिसीज़ हैं, ये जो मेजर्स हैं, ये 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जाते हैं। एक को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ये होते हैं छोटी अवधि के, और एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये होते हैं लंबी अवधि के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने समझाते हुए भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर जैसे कोई बच्चा खेल रहा है और वो गिर गया, उसको चोट लग गई, तो एक होता है इमीडिएट रिलीफ यानी कि शॉर्ट टर्म, यानी कि स्टेबलाइजेशन मेजर, हम उस बच्चे को दवाई लगाएंगे, उसको ठीक कर देंगे। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करनी है, लॉन्ग टर्म मेजर, तो हम उस बच्चे को कहेंगे कि तुम अच्छा खाओ और अपना सेहत का ध्यान रखो ताकि तुम्हें चोट ना लगे, तुम हेल्दी चीज़ें खाओ। तो वो हो गया एक लॉन्ग टर्म मेजर। तो इसी तरह जो हमारी इकनॉमी थी जिसमें इतनी दिक्कतें थी, तो शॉर्ट टर्म मेजर्स ये थे कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना था, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए उसको ठीक करना था, ये तो इमीडिएटली हमें करना था। लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर्स की अगर हम बात करें तो वो ये था कि हमें इकनॉमी को एफिशिएंट बनाना था, हम अपनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकें, ऐसा देश बनना था। ये हमारे मतलब लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होने चाहिए थे। तो अब बेसिकली चैप्टर जो है यहाँ से शुरू होता है कि जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 3 मेन पिलर्स हैं LPG। तो उसमें जो पहला पिलर है वो है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा और सबसे मतलब कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लिबरलाइजेशन में 5 अलग अलग सेक्टर्स या 5 अलग अलग सब रिफॉर्म्स हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी बेसिक मीनिंग ये होता है लिबरलाइजेशन का कि जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ छूट दे देते हैं, रियायत कर देते हैं, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो इसमें क्या क्या 5 पिलर्स हैं, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म, ये सब लिबरलाइजेशन के अंदर ही आते हैं। तो जैसे पहले हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म अगर देखें, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें बेसिकली RBI ने क्या करा, जो हमारे फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि FII, उनकी लिमिट को यानी कि उनके निवेश करने के लिमिट को बढ़ाकर कर दिया 51%। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अब इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता था। दूसरी चीज़, सरकार ने नई नई ब्रांचेस जो हैं वो खोलना शुरू करा बैंकों की, ताकि अब धीरे धीरे बैंकों के पास भी पावर आए, बैंक्स भी डिसीजन ले सकें। तो दूसरा कदम सरकार ने ये उठाया, यानी कि इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी टू बैंक। तो बैंक अपनी अलग अलग ब्रांचेस खोल पाया। सॉरी। तीसरा बहुत ही बढ़िया पॉइंट, RBI के रोल को रेगुलेटर से बदलकर फैसिलिटेटर बना दिया गया। तो पहले RBI रेगुलेट करता था, मतलब थोड़ा रोकता था, लेकिन फिर अब मदद करने लगा कमर्शियल बैंकों की। और चौथा ये कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं उनका जन्म हुआ भारत में, जैसे कि आज आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, ICICI, HDFC बैंक। तो ये एक तरह से हमारे 4 मेन पॉइंट्स थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स।
फिर दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इसमें दो ही बातें हैं मेनली, और दोनों आपने कल पढ़ी थी मैक्रो के अंदर। मतलब पहला तो हमारी सरकार ने रुपये को डीवैल्यू कर दिया। डीवैल्यू किसे कहते हैं, हमने वैसे कल पढ़ा था कि मान लो पहले $1 100 रुपये का है, तो अब सरकार ने उसको मतलब $1 को मान लो, हाँ मतलब 200 ऐसे लिख रहा हूँ हाइपोथेटिकली, मतलब बढ़ गया डॉलर का रेट। तो जब गवर्नमेंट इस चीज़ को डेलिबरेटली करती है तो उसको बोल देते हैं डीवैल्यूएशन। अब हमने इसका फ़ायदा भी पढ़ा था कि जब डीवैल्यूएशन होती है करेंसी की तो उसके दो प्रभाव पड़ते हैं। हमने लिखा था एक्सपोर्ट बढ़ते हैं इससे और इम्पोर्ट कम हो जाते हैं। और कल ही हमने पढ़ा था कि ऐसा होने का मतलब है कि इसका बीओपी पर क्या पड़ता है, एक फेवरेबल इफेक्ट पड़ता है। तो यही हमारे मतलब सरकार की चाल थी। तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी करने की वजह से देखो लिखा भी आगे कि हमने अपने बीओपी क्राइसिस को ओवरकम कर लिया, हमारा बीओपी फेवरेबल होना शुरू हो गया। और दूसरा ये कि हमारी सरकार ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को हटाकर क्या कर दिया, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज वाला जो सिस्टम है फ्लेक्सिबल वाला वो अपना लिया। वो भी आपने कल पढ़ा था कि इसमें हम कैसे निकालते हैं रेट, डिमांड और सप्लाई के मार्केट फोर्सेस से। तो बेसिकली ये दोनों हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हो गए। अच्छा, फिर तीसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब ये कि इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर क्या क्या लिबरलाइजेशन हुआ, क्या क्या छूट जो सरकार ने दी। तो हाँ, ड्रिप तो कोड हो गया। तो 4 पॉइंट्स हैं इसमें। पहला तो डी रिजर्वेशन अंडर एसएसआई। तो डी रिजर्वेशन का मतलब है कि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एसएसआई के लिए रिजर्व कर दिए थे प्रोडक्ट्स, उन्हें हटा दिया। दूसरा, रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर के पास ज़्यादा रोल था, लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली उसको भी हमने हटा के कम कर दिया रोल पब्लिक सेक्टर का। 17 से घटाकर सिर्फ 3 इंडस्ट्रियों तक ले आए। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबॉलिशन। अब पहले इंडस्ट्रियों को एक्सपैंड करने के लिए या डाइवर्सिफाई करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर वो लाइसेंसिंग की सिस्टम भी क्या कर दी, हटा दी। और चौथा, प्राइस रेगुलेशन। इसका मतलब वही कि सरकार ने बहुत सी चीज़ों में खुद अपने प्राइस को हटा, मतलब खुद अपने रोल को कम करके या हटाकर प्राइजेस को किसके थ्रू छोड़ दिया, मार्केट फोर्सेस की डिमांड और सप्लाई से वो अपने आप निकल सके। तो बेसिकली ये 4 हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिर है टैक्स रिफॉर्म्स। तो टैक्स रिफॉर्म्स में भी हमारी वैसे 3 बातें। अच्छा, 2 तरह के टैक्स है, ये तो कल हमने पढ़ ही लिया तो इस पर चर्चा नहीं करते। हाँ, टैक्स रिफॉर्म में सरकार ने 3 काम क्या करे। एक तो प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया। पहले क्या होता था, पहले बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, लेकिन फिर रिफॉर्म्स आने के बाद सरकार ने इस प्रक्रिया को बहुत ईजी कर दिया। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। पहले अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि उनको हम मर्ज कर सकें और उनको हम एक बना सकें। तो जिसका लेटेस्ट परिणाम आप देख ही रहे हो, जीएसटी। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बन गया। और सरकार ने एक काम और करा, रिडक्शन इन टैक्सेस। पहले जो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स रेट्स हुआ करते थे, रिफॉर्म्स के बाद सरकार ने उन टैक्स रेट्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। हाँ, तो ये बेसिकली टैक्स रिफॉर्म्स थे। और 5वां इसमें है लिबरलाइजेशन में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स का मतलब है कि व्यापार या इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में सरकार ने देखो क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए। तो 4 मेन पॉइंट्स हैं। एक तो सरकार ने जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी, वो हटा दी, है ना। टैरिफ जो कोटा वाला सिस्टम था वो हटा दिया। तो अब कोई भी इंपोर्ट या कोई भी एक्सपोर्ट पर करने पर आपके ऊपर कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो लगाती थी सरकार, उस इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी सरकार ने, लेकिन यहाँ पर वो सरकार ने हटा दी। रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के टाइम पर आपको लाइसेंस लेना पड़ता था कि अगर आप कुछ चीज़ मंगवा रहे हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उस लाइसेंसिंग सिस्टम को भी सरकार ने ईजी कर दिया कि अब ये आपको ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस थे ऑब्वियसली, कुछ गोला बारूद मंगवाओगे तो लेना पड़ेगा लाइसेंस, लेकिन आम तौर पे चीज़ों की लाइसेंसिंग हटा दी थी। और एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूवल, इसका मतलब है कि अगर आप कोई गुड्स बाहर बेच रहे हो तो उस पर तो सरकार ने टैक्स बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था,
उसको हटा ही दिया था ताकि आप आराम से अपने प्रोडक्ट्स को बाहर बेच सको। तो बेसिकली मतलब लिबरलाइजेशन के अपने अंदर ये 5 मेन रिफॉर्म्स होते हैं, सब रिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक आ गया। तो ऑनलाइन वाले चीज़ों को लिबरलाइजेशन के 5 रिफॉर्म्स याद आ गए। चलो ठीक है। दूसरा सबसे इजी है, सबसे छोटा है, इसका नाम था प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिंपल ये कि जो भी ओनरशिप है पब्लिक सेक्टर वालों की या मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है पब्लिक सेक्टर वालों का, वो किसको ट्रांसफ़र कर दें? हम प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर दें। सिंपल। तो बेसिकली या तो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब कि जो इक्विटी है उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट ओनर्स को बेचना शुरू कर दिया, और या फिर सरकार ने सीधा सीधा जो कंपनियों की ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी, ट्रांसफ़र कर दी। तो मतलब किसी भी रूप में कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन हो सकता था, लेकिन अल्टीमेटली पावर प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई। अब इसमें बस एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि प्राइवेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने पावर्स दी? तो आप कहोगे क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनका परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव करना था तो हमें प्राइवेट मैनेजमेंट चाहिए था। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को पावर्स देने से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि जो विदेशी व्यक्ति होता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? जो उन्हें लगेगा कि अच्छे से काम कर रही है, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, है ना। तो इसीलिए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करने का सोचा। तीसरा रीज़न, अब मैनेजरियल डिसीजंस लेने हैं, पावर्स होनी चाहिए, तो सरकार ने धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर वालों को पावर्स दी ताकि वो अच्छे मैनेजरियल डिसीजंस ले सकें। तो इसीलिए एफिशिएंटली काम करने के लिए ज़रूरी था कि जो पावर है, पावर को ऑटोनॉमी बोलते हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को दी जाए ताकि वो डिसीजंस ले सकें। और चौथा रीज़न ये भी था प्राइवेटाइजेशन के पीछे, थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्प्रूव हो जाए और मॉडर्नाइजेशन भी मतलब और अच्छा हो जाए, फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। तो प्राइवेट सेक्टर वाले जो है वो थोड़ा सा बेहतर फाइनेंस देखते हैं और बेहतर टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोटिव्स थे प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे। बाकी तीसरा पिलर है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब तो ये होता है कि जो दुनिया है उसमें कोई भी ट्रेड बैरियर ना हो, यानी कि आप खुल के कहीं से भी कुछ भी व्यापार कर सके, ट्रेड कर सके। तो बेसिक मतलब तो बन गया रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। अब इससे ऑब्वियसली बहुत फ़ायदे होंगे, जब खुल के व्यापार होगा, ग्लोबली होगा, और आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने का मौका मिल जाएगा। टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की बहुत बेहतर हो जाएंगी, और मतलब दुनिया जो है वो एक तरह से बॉर्डरलेस हो जाएगी, कोई भी कहीं पर भी कुछ भी सामान बेच सकता है फ्रीली। तो ग्लोबलाइजेशन का हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ा हमारे लिए आउटकम निकला वो क्या निकला? आउटसोर्सिंग। बाकी आउटसोर्सिंग का वैसे मतलब ये होता है कि एक देश अपना कुछ काम दूसरे देश को सौंप देता है। तो इसका फ़ायदा इंडिया को बहुत मिला। कैसे मिला? क्योंकि इंडिया जो है खासकर आईटी सेक्टर के अंदर आउटसोर्सिंग के लिए एक हब बन गया, तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ ने इंडिया को अपना काम देना शुरू कर दिया। तो इसीलिए आपने इंडिया में कॉन्सेप्ट सुना बीपीओ, केपीओ, है ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये इंडिया जो है बेसिकली उसको आउटसोर्सिंग का कह सकते हो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। फिर इसी में एक टॉपिक है WTO को लेकर। तो इसमें बेसिक बस आपको बात पता होनी चाहिए कि WTO जो है वो GATT को एक तरह से मतलब रिप्लेस करके बना। GATT जो था वो एक एग्रीमेंट था, जनरल एग्रीमेंट था ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसमें बहुत से देशों ने साइन करा था कि भाई हाँ, हम आपस में जो है ट्रेड करेंगे, कोई एक दूसरे को रोकेगा नहीं ट्रेड के लिए। लेकिन अब उसके बाद 1995 में WTO जो है वो इसका एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसके बहुत सारे मतलब मेंबर्स हैं, कंट्री मेंबर्स हैं। और WTO के ऑब्जेक्टिव्स मेनली तो यही हैं कि भाई जैसे कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड अगर हो रहा है तो उसमें किसी भी तरह का मतलब टैक्स वैक्स ना लगाया जाए और वो इजीली हो जाए। हाँ, दूसरा ये कि भाई सभी कंट्रियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेड करने की, ऐसा ना हो कि एक कंट्री तो कर रहा है दूसरे को रोक दें हम, ये भी ना हो।
तीसरा ये कि भाई जो वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं, दुनिया के रिसोर्सेज, उनका सही उपयोग होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो, ये भी देखो WTO मतलब ध्यान रखता है। बाकी कोई भी देश जो है वो किसी दूसरे देश पर कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, इस बात का भी थोड़ा सा WTO ध्यान रखता है कि भाई ट्रेडिंग जो है देशों के बीच में बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ना हो। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो ये आए LPG, इसमें एक पॉइंट बनता है कि क्या ये मतलब वाकई में हमारे लिए अच्छे थे, फेवर में थे? तो इसके भी पॉइंट्स हैं, हाँ फेवर में थे। तो उसमें हम 6 बातें मतलब लिख सकते हैं बेसिक वाले। जैसे हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी कि इन्फ्लेशन था, तो हम कहेंगे वो कम हो गया। एक प्रॉब्लम थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कम थी, तो हम कहेंगे वो बढ़ गई। एक प्रॉब्लम थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो बहुत कम थे, तो हम कहेंगे वो बढ़ गए। एक प्रॉब्लम थी कि जो प्राइवेट सेक्टर का रोल कम था, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। बाकी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो भी तेज़ हो गई, और हमारे एक्सपोर्ट्स जो कम थे वो भी बढ़ गए। तो मतलब जो समस्याएं हमने शुरू में डिस्कस करी वो सारी सही हो गई, तो हम कहेंगे कि ये रिफॉर्म्स हमारे लिए फेवर में थे। लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए ये सही नहीं थे। तो इनके क्रिटिसिज्म क्या थे? मेनली तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये क्रिटिसिज्म हुआ कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसमें इंडस्ट्री को और सर्विस सेक्टर को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई, सपोर्ट प्राइस हटा दिया गया, और कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटा दिए गए। लेकिन मतलब इससे नुकसान क्या हुआ कि इंडियन फार्मर्स का कंपटीशन देखो बढ़ गया इंटरनेशनल फार्मर्स के साथ, क्योंकि अब बाहर से भी सामान आएगा, बाहर से भी क्रॉप्स आएंगी, तो ये देखो बहुत तकलीफ़ की बात है। अब किसानों को कौन मदद करता था? सरकार का इन्वेस्टमेंट कम हो गया, प्राइवेट सेक्टर वाले का बढ़ गया। अब किसी प्राइवेट सेक्टर वाले को बोलो कि भाई तू यहाँ फैक्ट्री मत लगा, जा किसान की मदद कर दे, तो वो नहीं करेगा ना, उसको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो सब्सिडी तो सरकार देती थी, प्राइवेट वाला तो देगा नहीं, तो मतलब ये भी दिक्कत हो गई। तीसरा, अब सरकार की पॉलिसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी की वजह से वापस से वही ब्रिटिशर्स वाली कहानी हो गई कि हम कैश क्रॉप्स पर ज़्यादा आने लगे फार्मर्स। तो धीरे धीरे मतलब ये हुआ कि हमारे अपने ही क्रॉप्स की कमी रहने लगी, तो प्राइजेस फिर बढ़ गए। फिर सरकार ने सब्सिडी जो है वो भी हटा ली। तो पहले किसानों को सब्सिडी मिलती थी, फिर सरकार ने जब सब्सिडी हटा दी रिफॉर्म्स आने के बाद, तो जो किसान पहले फर्टिलाइज़र्स वगैरह खरीद लेता था आसानी से, वो भी उसके लिए महंगा हो गया। तो मतलब रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर सेक्टर पर मतलब बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़े। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसमें 3-4 पॉइंट लिख सकते हो कि रिफॉर्म्स आने की वजह से एग्रीकल्चर में बुरे प्रभाव पड़े। दूसरा क्रिटिसिज्म ये कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो स्लो हो गया थोड़ा सा। अब वो क्यों स्लो हो गया? क्योंकि रिफॉर्म्स आने की वजह से फॉरेन गुड्स इंडिया में सस्ते मिलने लगे, तो फिर इससे हमारी अपने गुड्स को दिक्कत हुई, हमारी अपनी इंडस्ट्रियों को दिक्कत हुई। दूसरा, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी जितना विदेशों में थी, तो हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट थोड़ा दिक्कत में रहा। तीसरा, ये बहुत बड़ी चालाकी थी, डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी मोनोपोली भी करते थे। वैसे तो देखो WTO आ गया नाम के लिए, WTO कहता है कि भाई कोई भी टैरिफ टूरिफ नहीं लगाएगा, कोई भी ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन नहीं करेगा। लेकिन अब जो बड़ा कंट्री है USA है, तो USA तो ताकतवर कंट्री है, तो वो फिर भी क्या करता था, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देता है। अब नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब हो गया एक तरह से कोटा। तो USA कहेगा कि अगर हम इंडिया से कुछ सामान खरीदना है तो हम इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, वो कोटा लगा देगा, तो हम ज़्यादा सामान भी नहीं बेच पा रहे USA में। तो मतलब इस तरह से भी ड्रॉबैक हो सकते हुए। अच्छा, तीसरा क्रिटिसिज्म क्या हुआ रिफॉर्म्स का? एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। बहुत ही परफेक्ट मतलब एग्जाम्पल है जिसमें आप एक पॉइंट पढ़ते हो जॉबलेस ग्रोथ का। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये कि रिफॉर्म्स के बाद GDP तो बढ़ रहा था वैसे तो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, प्रपोर्शनेट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ। तो मतलब एक ऐसा पॉइंट बनना शुरू हो गया हमारी इकोनॉमी में 90s के बाद, रिफॉर्म्स के बाद, कि GDP तो बढ़ रहा है पर एम्प्लॉयमेंट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। मतलब देश तो तरक्की कर रहा है कहने के लिए, लेकिन हमारे पास लोगों के पास
उतनी नौकरियां नहीं थी। तो ये भी मतलब एक क्रिटिसिज्म बन गया। बाकी कुछ लोगों ने हमारी फिस्कल पॉलिसी को लेकर, मतलब जो सरकार ने जैसे टैक्स कम करा था, उसमें भी क्रिटिसाइज़ करा कि जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने टैक्स की चोरी करना शुरू कर दिया, और टैक्स को कम करने की वजह से सरकार का जो रेवेन्यू है वो भी कम हो गया। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म बन गया कि सरकार ने जो टैक्स कम करा वो सही नहीं करा। अच्छा, बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म करा डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, जो आज भी मतलब होता है कि सरकार ने जो अपने PSUs को बेचा वो सस्ते दामों पे बेच दिया, सरकार ने PSUs कंपनियों को अंडर वैल्यू कर दिया, कहते हैं ना, ये घपला कर दिया मंत्रियों ने, करप्शन कर दिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को भी मतलब क्रिटिसिज्म देखना पड़ा। तो ये मतलब इन टोटलिटी आपके क्रिटिसिज्म हो गए जो आपसे पूछ सकता है किसके, रिफॉर्म्स के। तो मतलब रिफॉर्म्स में आपसे दोनों बातें पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। या तो क्रिटिसिज्म पूछ लेगा तो 5 क्रिटिसिज्म है, कोई भी अच्छे से लिख सकते हो, या वो सक्सेस पूछ लेगा तो 5-6 पॉइंट सक्सेस के भी हैं, वो लिख सकते हो। तो मतलब हमें दोनों बात पता होनी चाहिए कि रिफॉर्म्स के फ़ायदे भी हुए और रिफॉर्म्स का क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो याद आ गई सारी कहानी? ओके, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर हो गई सारी कहानी? ठीक है। ऋषभ भाई, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो तो काफ़ी है। बाकी लर्न, ऋषभ पूछ रहा है कि सर इतना लर्न कौन करेगा? तो पूरा एग्जैक्ट नहीं रटना, कीवर्ड्स, की पॉइंट समझ लो, बाकी आप पॉइंट्स मेन वाले ही रटो, अंदर की कहानी आप लिख सकते हो। ठीक है। संस्कार भाई पूछ रहे हैं आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग वैसे आप दोबारा भी सुन सकते हो, नहीं तो आउटसोर्सिंग का बस सिंपल मतलब ये होता है, डायग्राम पे दिखा देता हूँ, कि एक कंट्री जो है वो अपना कुछ काम किसी दूसरे कंट्री को दे देता है, तो उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउट का मतलब बाहर, सोर्स मतलब देना एक तरह से। तो मतलब कुछ काम जो है वो बाहर किसी दूसरे कंट्री को मिल जाता है, दैट इज आउटसोर्सिंग। नहीं, जैसे BPO का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या कॉल सेंटर सुनाओ नाम कभी? तो भाई जैसे मान लो ये USA में कोई वो है कंपनी, अब वो वहाँ पे टीवी बेचती है। अब उन्हें पता है कि भाई हम जिन जिन लोगों को टीवी बेचेंगे, तो वो भाई ग्राहक फ़ोन करता है कि भाई आपके टीवी में ये कमी है, ये कमी है। तो अब गाली खाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, गाली खाने का काम हम इंडिया में दे देते हैं 4 लोगों को। तो उन्होंने क्या करा, इंडिया के अंदर 4 लोगों को कहा कि भाई आप लोग 4 लोग हमारे कॉल सेंटर की तरह, मतलब आप हमारे कस्टमर केयर के 4 लोग बन जाओ। तो अब कोई भी USA में टीवी खरीद रहा है और वो कस्टमर अगर फ़ोन करेगा तो वो फ़ोन कौन उठाएगा? इंडिया का वो 4 आदमी उठाएंगे बस। तो ये US की कंपनी ने क्या करा, आउटसोर्सिंग कर दी। मतलब उसने अपना गाली खाने का जो काम था वो किसको दे दिया? मतलब किसी और को दे दिया, तो ये आउटसोर्स कर दिया। तो मतलब बेसिकली कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। मैंने थोड़ा इसलिए फ़नी दिया ताकि तुम्हें याद रहे कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि अपना काम जो है वो किसी और को दे दो। अच्छा, बाकी इसमें ना 2 टॉपिक्स आप मैंने इसमें दे रखे हैं, वो आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। वो है GST और डीमोनेटाइजेशन का, है ना। तो वैसे तो ये इवेंट बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन आप इसमें पढ़ लेना कि GST मतलब क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन जो था वो क्या था क्या नहीं था, है ना। बेसिक तो आपको पता ही है, थोड़ा सा उसके फ़ायदे वगैरह। चलो अब हम चलते हैं चैप्टर 4 पर, आखिरी चैप्टर पर, फिर सवालों पर चलेंगे। तो चैप्टर 4 बेसिकली है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं HCF, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये आता है कि ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है। हमने फिजिकल कैपिटल तो सुन रखा है ना, लेकिन ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है? तो बेसिक मतलब तो ह्यूमन कैपिटल का ये होता है कि जो किसी भी व्यक्ति की स्किल्स हैं या कह लो नॉलेज है, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। तो फ़र्क ये है कि फिज़िकल कैपिटल को आप देख सकते हो, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप देख नहीं सकते।
फिज़िकल कैपिटल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है, डेप्रीशिएट होती है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसके डेप्रीसिएशन को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर हम रेगुलर लर्निंग करते रहें, रेगुलर अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो हम काफ़ी हद तक ह्यूमन कैपिटल को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिज़िकल कैपिटल जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल थोड़ा सा कम मोबाइल है। बाकी सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि आप फिज़िकल कैपिटल को उसके ओनर से अलग कर सकते हो, है ना। तो आपको कोई थप्पड़ मार के आपका मोबाइल फ़ोन लेके भाग सकता है, लेकिन अगर कोई आपको 2 थप्पड़ मारे और आपका दिमाग लेके, आपकी स्किल लेके भाग जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो आपकी स्किल्स आपसे नहीं छीनी जा सकती, वो आपके पास ही रहेंगी, है ना। तो ये इसके मतलब मेन डिफरेंस है। इसी तरह एक और डिफरेंस होता है कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो बेसिकली क्या है, वो एक थोड़ा सा सेल्फिश कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल फोकस करता है कि हम अगर किसी आदमी को स्किल दे रहे हैं, हम अगर किसी आदमी को अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, हम अगर किसी आदमी को एजुकेट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ताकि वो भविष्य में आके हमारी इकोनॉमी में अच्छा प्रोडक्शन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को एक अपने मीन्स के तौर पर देख रहे हैं कि भाई तुम हो कृष, तो तुम्हें हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कल को तुम इकोनॉमी में प्रोडक्शन करोगे। तो ये सोच क्या हो गई, ह्यूमन कैपिटल। लेकिन अगर मेरी सोच ये है कि हम कृष तुम्हें इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम्हें मतलब हेल्दी रख रहे हैं, इसलिए तुम्हें एजुकेट कर रहे हैं ताकि तुम अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बनो, खुश रहो सदा, तो ये मतलब हमारी सोच हो गई ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो मतलब ये बस इस सोच की वजह से 2 टर्मिनोलॉजीज़ अलग अलग बन जाती हैं, है ना। तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो ट्रीट करता है ह्यूमन बींग्स को एज मीन्स, मतलब वो लोगों को सिर्फ ये समझता है कि ये तो प्रोडक्शन करेगा, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने आप में ही एंड्स हैं, मतलब अंत है। बाकी ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कॉन्सेप्ट है और ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसकी सोच बड़ी है, वो ओवरऑल लोगों के वेल बीइंग के बारे में सोच रहा होता है। बाकी आपको मेन मुद्दा इसमें ध्यान रखना है कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के सोर्सेज क्या होते हैं। तो एक तो होता है हेल्थ, है ना। हेल्थ का मतलब तो खैर आपको पता ही है, सेहत। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव हों तो वो हेल्दी होने चाहिए। अगर कोई बीमार वर्कर होगा तो वो तो फिर ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो हेल्थ जो है उस पर खर्चा करना मतलब एक ह्यूमन कैपिटल पर खर्चा करने का सोर्स माना जाता है। बाकी इसमें एक छोटी सी पॉइंट है कि हेल्थ पर जब आप खर्चा करते हो तो वो प्रिवेंटिव भी हो सकता है, क्यूरेटिव भी हो सकता है या सोशल भी हो सकता है। तो मेडिसिन 3 तरह की हो सकती हैं। प्रिवेंटिव का मतलब हो गया हाँ कि रोकना बीमारी से पहले, क्यूरेटिव का मतलब हो गया कि बीमारी हो गई अब उसको ठीक करना है, और सोशल मेडिसिन बेसिकली हो गया कि अवेयरनेस बनाई जाए, लोगों को जागरूक बनाया जाए, हेल्थ लिटरेसी दी जाए। इसके बाद है जी दूसरा खर्चा या दूसरा सोर्स ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने का, वो है ट्रेनिंग। तो अब जो आपने बिजनेस स्टडीज़ में शायद अगर पढ़ते होंगे तो उसमें होता है ना कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, एक होती है ऑन द जॉब, एक होती है ऑफ द जॉब, है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पर है। तो जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो उनसे उनकी स्किल्स बेहतर होती हैं, तो वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग भी मतलब एक ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। तो ये दूसरा सोर्स हो गया ट्रेनिंग। तीसरा होता है इंफॉर्मेशन। ये भी मतलब एक ऐसा एक्सपेंस है, ऐसा सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का जो आप सभी करते भी हो और हर कोई करता है। जैसे कि अब आपको कोई जानकारी लेनी है, चाहे गूगल से लेनी हो, कहीं जाना है, अब आप सपोज़ कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसके बारे में जानकारी लोगे कि मैं आगे क्या करूं। आप पढ़ना चाहते हो तो आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे कि मैं कौन सा कोर्स करूं, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो और अपनी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाते हो तो वो भी एक तरह से मतलब सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल माना जाता है। इसी तरह एक और सोर्स होता है, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का बेसिक मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पर हम 2 तरह के माइग्रेशंस को कवर करते हैं। एक तो हो गया कौन सा माइग्रेशन,
जिसमें गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं। अच्छा, अब गांव से लोग शहर क्यों आते हैं? उन्हें पता है कि शहर आएंगे तो यहाँ ज़्यादा हमें काम मिल सकता है, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो ये भी एक ह्यूमन कैपिटल का सोर्स बन गया। और दूसरा हो गया थोड़ा बड़े लेवल का माइग्रेशन, वो हो गया जिसको आप ब्रेन ड्रेन कह सकते हो, यानी कि जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स वगैरह हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं। तो वो भी एक तरह का माइग्रेशन हो गया। तो माइग्रेट क्यों करता है कोई भी व्यक्ति? ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा अपना अच्छा काम कर सके। तो माइग्रेशन को भी हम मानते हैं कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद पांचवा और आखिरी सोर्स होता है जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए, तो वो कौन सा? एजुकेशन, है ना। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो बस एजुकेशन बेसिकली क्या है? सबसे बड़ा सोर्स है, कह सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, है ना। जैसे कि अब आप अपनी एजुकेशन पे खर्चा करते हो तो इससे क्या होगा? आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तभी तो फिर कल को आप अच्छे मतलब प्रोडक्टिव कह सकते हो वर्कर बन सकते हो। वर्कर इन द सेंस कि इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो एजुकेशन जो होता है वो लोगों को क्षमता देता है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, आपको समाज में एक अच्छा मतलब नॉलेज मिलता है, आप इनोवेशंस कर सकते हो। तो एजुकेशन एक बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ है ह्यूमन कैपिटल के लिए। मनीष भाई पूछ रहे हैं ब्रेन ड्रेन क्या होता है? तो ब्रेन ड्रेन क्या होता है? हाँ, मतलब जब एक कंट्री का कोई क्वालिफाइड व्यक्ति, तो जैसे मान लो आप क्वालिफाइड व्यक्ति हो, आप इंजीनियर हो और आप इंडिया छोड़कर यूएस पहुंच गए, तो बस उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। अच्छा ठीक है, तो एजुकेशन हो गया खर्चा। नहीं, ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट, हाँ ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट देश के पर्सपेक्टिव से माना जाता है। इसको समझो वर्ड को, ब्रेन का मतलब बुद्धि, ड्रेन का मतलब हो गया खाली हो जाना। तो हम ये तब मानते हैं कि हमारे देश से ब्रेन चला गया जब वो देश छोड़ के चला जाए। अगर मैं बैंगलोर चला जाऊँ तो देश का तो देश में ही हूँ, बुद्धि तो इसी देश में है मेरी, मैं बैंगलोर में पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर मैं यूएस चला गया तो इस देश का नुकसान है, तो इसको ब्रेन ड्रेन बोलेंगे। अच्छा अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि वही जो आपको बताया कि हमारे HCF के कितने सोर्सेज हो गए? 5 सोर्सेज हो गए, है ना। तो वो बस मेन पॉइंट्स याद रखने, हेल्थ, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन या माइग्रेशन और एजुकेशन। अब जैसे कुछ छोटे पॉइंट्स हैं कि जैसे कोई एजुकेटेड व्यक्ति होगा तो एजुकेटेड व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन जो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, है ना। इसी तरह अगर कोई हेल्दी व्यक्ति होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन भी इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कोई बीमार व्यक्ति। तो मतलब ये बेसिक बात हम यहाँ पर बेसिकली बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा फ़ायदा देखो या दूसरा बात, अब जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है या ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन होता है वो क्या प्रमोट करता है? इन्वेंशंस, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। अब नए नए आविष्कार हैं, नई नई खोज हैं, नए नए इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये कौन कर सकता है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही कर सकता है। तो ये भी मतलब HCF का ही एक तरह से योगदान बन गया। अब एक इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट है, मतलब ये कई बार क्वेश्चन में भी शायद पूछ लेता है, इस पे ज़रूर फोकस करके जाना कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते या ये प्रूफ नहीं कर सकते कि देखो ह्यूमन कैपिटल हमारी फॉर्म हो रही है तो इसीलिए हमारा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है या वाइस वर्सा। इसको रिलेट करना मुश्किल है। अब जैसे उसका उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पढ़ना, अब एजुकेशन जो है उसको हम मेजर करते हैं देखो किन चीज़ों में, कि आपने कितने साल स्कूलिंग करी, या टीचर प्यूपिल रेशो क्या है, या एनरोलमेंट रेट्स क्या है ना। लेकिन ये जो नंबर्स हैं कि टीचर प्यूपिल रेशो क्या है या एनरोलमेंट रेट्स क्या हैं, क्या ये टीचिंग की क्वालिटी रिफ्लेक्ट करेंगे? नहीं, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर एजुकेशन अच्छा बढ़ गया, स्कूलिंग नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ गए तो इससे हमारा मतलब वेलफेयर भी हो रहा है या इससे हमारा कोई क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। हम जोड़ के नहीं देख सकते। सिमिलरली जैसे हेल्थ सर्विस का एग्जांपल लें,
मान लो जैसे हम कह रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो गई है ना, हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्ट करेगा कि इसका मतलब आज हेल्थ स्टेटस सबका बहुत अच्छा है? ऐसा नहीं हम कह सकते। तो यही बात, मतलब ये दोनों पॉइंट्स इसमें अच्छे हैं, इनको एग्जाम में लिखना अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो, है ना। तो कंक्लूजन में भी यही लिखा है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट विद द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बाकी ये एक मतलब आप सिर्फ ऐसे रीड कर लेना, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है कि जैसे हेल्थ और एजुकेशन जो है इस पे जो खर्चा करती है सरकार, वो मतलब यूनियन लेवल पर भी हो सकता है, स्टेट लेवल पर भी हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट भी करती है। बाकी ये बस 1 नंबर के लिए पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री होती है इसकी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स के लिए। तो मतलब HRD कहते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए आपको पता ही है 3 मेन बड़े संस्था, ये आप बस रीड कर लेना, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कौन कौन से, NCERT, UGC और AICTE। हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा कौन है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। इनकी मतलब मेन कह लो रिसर्च बड़े, सबसे बड़े एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री के अंदर कोई भी हेल्थ डेवलपमेंट अगर होता है तो। बाकी एक पॉइंट है इसमें जो हमसे थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है या पूछ सकता है, वो कि सरकार को क्यों इंटरवेंशन करना चाहिए खासकर एजुकेशन और हेल्थ में। तो अब देखो इसमें बहुत ही सिंपल से आंसर्स हैं। एक तो एजुकेशन का और हेल्थ का जो इम्पैक्ट है किसी के भी जीवन में वो बहुत लंबा है, लॉन्ग टर्म है। आज आप जो पढ़ लोगे पूरी ज़िंदगी वो आपके लिए हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, मतलब अब आपको तो चलो फिर भी कुछ पता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ में कुछ नहीं पता, क्या खाना है उन्हें नहीं पता, कहाँ पढ़ना है क्या पढ़ना है उन्हें नॉलेज नहीं होती। तो इसीलिए सरकार की ड्यूटी ज़्यादा है कि वो इन सेक्टरों में इंटरवीन करे। और तीसरी चीज़ ये कि हेल्थ और एजुकेशन तो आपको पता ही है कि ये तो हर सिटीज़न का एक फंडामेंटल राइट है, मतलब आपको शिक्षा मिले और आप स्वस्थ रहो, ये आपका एक मूल अधिकार है। तो इसीलिए इसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। और बाकी थोड़ा सा गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने प्राइवेट सेक्टर वालों को ही सारी कमान दे दी तो फिर तो वो अपनी मोनोपोली बना लेंगे, वो तो फिर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में क्या करेंगे, लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मतलब ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि गवर्नमेंट को क्यों हेल्थ और एजुकेशन में इंटरवीन करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये वाला टॉपिक जो है वो बस आप रीड कर लेना एक बार, मतलब अभी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है कि सरकार का जो खर्चा है एजुकेशन पे वो मतलब ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है। हालांकि हम ये कहते हैं कि ये और भी बढ़ना चाहिए क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट अभी एजुकेशन पे खर्च कर रही है वो एडिक्वेट नहीं है, वो इनएडिक्वेट है। तो मतलब हम ये सजेशन देते हैं कि सरकार को ये खर्चा थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बस आप रीड कर लेना। बाकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशनल सेक्टर, इसमें बेसिकली ये है कि जो हम एक सपना देखते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, वो अभी भी मतलब बहुत दूर है, वो अभी भी सच्चाई से दूर है। बाकी जेंडर इक्विटी ये एक अच्छा पॉइंट है। ये जो है ये पहले से बेहतर हुआ है। तो पहले मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट में बहुत डिफरेंस था, लेकिन वो धीरे धीरे नैरो हुआ है, तो जो अच्छी बात है, मतलब इसको इसीलिए हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरह देखते हैं। बाकी हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ मतलब स्टेप्स हैं जो सरकार को लेने चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर एजुकेशन देखो वो एक कह रहे हैं एक पिरामिड की तरह है। जितना हम ऊपर की स्टडीज़ करने की सोचते हैं उतना मतलब हमारे यहाँ कॉलेजेस नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है। लोअर लेवल पर तो बहुत स्कूल है, बहुत मतलब सुविधाएं हैं, लेकिन जितना आप ऊपर की स्टडी हायर स्टडी करोगे तो इसीलिए तो इंडिया के बच्चे हायर स्टडी करने बाहर चले जाते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है बेसिकली, ठीक है। तो मतलब समझ आया इसकी कहानी, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले चीज़ों को समझ आया जी।